नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका जियोलक्स अकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली बार देखा, पिछली जो वीडियो में डिस्कस किया था कि आगे से कुछ दिन तक जो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो 5 सब्जेक्ट हैं, वो उनकी वीडियो कॉन्टिन्यूसली अपलोड होगी दो दो पार्ट में, जिसमें पहले पार्ट में आपका थ्योरेटिकल रहेगा और दूसरे पार्ट में आपके जो मोस्ट मोस्ट आज क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, जो 7 to 8 ईयर्स के रहेंगे, वो पूरे के पूरे आपके सॉल्व करा के पूरा मैं दिखाऊंगा। तो आज का जो वीडियो रहेगा, इसमें हम पूरा जूरिस्प्रूडेंस के पूरा हर एक कॉन्सेप्ट डेप्थ इन डिटेल्स पूरा का पूरा कवर करेंगे, पूरा ब्रेकडाउन हम जूरिस्प्रूडेंस का करेंगे। तो जितने भी बच्चे, जो भी ये स्टूडेंट सीसीएस के एफिलिएटेड कॉलेज में करंटली स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए एकदम बेस्ट वीडियो रहेगी, क्योंकि इसमें शुरू से लेके स्टार्टिंग तक पूरा का पूरा ब्रेकडाउन रहेगा, हर एक कॉन्सेप्ट रहेगा, हर एक की पॉइंट रहेगा, हर एक ब्रेकडाउन रहेगा, पूरा डिटेल रहेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि जो लॉ का करियर है इंडिया में, वो सबसे टॉप टायर पे है। तो अगर अगर इसकी स्टडी काफ़ी अगर सही तरीके से अगर कोई भी स्टूडेंट कर लेता है, तो उसके लिए स्कोप और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन हो जाती हैं। तो जैसा कि जो टाइम शेड्यूल सीसीएस का जो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का जो शेड्यूल हुआ है, 29 जनवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और ऑलमोस्ट 4 फरवरी तक ये आपका एग्ज़ाम पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। तो सबसे डिफ़िकल्ट बात इस टाइम की ये है कि इस बार एग्ज़ाम में कोई गैप नहीं है, तो बच्चों में काफ़ी रस रहेगा माइंड में, क्योंकि उनको हर एक चीज़, क्योंकि सीसीएस का एग्ज़ाम थोड़ा सा, इसमें बच्चों का स्कोरिंग करना थोड़ा टिपिकल होता है। तो अभी करंटली क्योंकि स्टूडेंट जो हैं फर्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से हाई मेरिट स्टूडेंट्स हैं, जो कि ऐसे कॉलेजेस से भी, स्कूल से हैं, जहाँ पर उनको लिखना इस तरह से उनकी हैबिट में होगा कि ऑन पॉइंट लिखा जाए, और कुछ लोग का ऐसा होता है कि अगर पूरा थ्योरेटिकल वे में लिखा जाए, तो कैसे कैसे हम पेपर में लिखेंगे, वो भी हम वीडियो के लास्ट में पूरा का पूरा देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि कोई भी एंड आप मिस करेंगे तो बड़ा पॉइंट आप मिस कर देंगे, जो कि पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये आप जो भी ये स्टूडेंट पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में है, उनकी सक्सेस के लिए और उनकी पास कंफर्मेशन के लिए ये पूरा का पूरा वीडियो, पूरा ब्रेकडाउन मैंने बनाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो जो भी सब्जेक्ट, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो जूरिस्प्रूडेंस का जो सब्जेक्ट में आपके की पॉइंट्स रहेंगे, वो सारा का सारा हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बता देते हैं, जूरिस्प्रूडेंस को हिंदी में विधि शास्त्र भी कहा जा सकता है, विधि शास्त्र भी कहा जाता है। और इसका जो सिलेबस का जो रोड मैप जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो स्टार्टिंग से पूरा एंड तक है। जैसे कि जो सेगमेंट दिया हुआ है, पहले हम फाउंडेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा विधि शास्त्र का नेचर रहेगा, उसका स्कोप रहेगा। फिर उसके हम बात करेंगे जो भी स्कूल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स हैं जूरिस्प्रूडेंस में, डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट और स्कॉलर्स ने प्रोपाउंड किए हैं, अपने व्यूज़ रखे हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, लॉ इस प्रकार से होना चाहिए। तो वो हम डिस्कस करेंगे। नेचुरल लॉ हो गया आपका, एनालिटिकल स्कूल हो गया, हिस्टोरिकल स्कूल हो गया, सोशोलॉजिकल स्कूल हो गया, अमेरिकन रियलिज्म हो गया, मार्क्सिस्ट अप्रोच हो गया। तो इन स्कूल्स में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, क्या क्या चीज़ों के क्रिटिसिज्म रहे हैं, क्या क्या स्कॉलर्स ने प्रोपाउंड किया है, क्या बुक्स हैं, क्या उनके व्यूज़ हैं, वो पूरा का पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं जो हमने अभी जो पॉइंट डिस्कस किए थे, जैसे कि हम जो डिस्कस करने वाले हैं, डिफिनेशन जो डिस्कस करने वाले हैं, नेचर और स्कोप डिस्कस करने वाले हैं, तो वो हम पूरा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ़ोटो में देख पा रहे हैं, एक फ़ोटो लगी हुई है, जिसमें एक पूरा एक छोटा सा बिल्डिंग का आर्किटेक्चर का पूरा डायमेंशंस दिया हुआ है, कैसे कैसे इसकी लेंथ होगी, कैसे कैसे उसकी ब्रेथ होगी, क्या उसके बीच में गैपिंग होना चाहिए, क्या उसके डायमेंशंस होनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो लॉ का सिस्टम है, लॉ का सिस्टम भी प्रॉपरली ऐसे ही काम करता है
कि कैसे कैसे प्रोसेस होना चाहिए, किस चीज़ का कौन सा रूल्स है। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है, जूरिस्प्रूडेंस की हेल्प से हम पूरा का पूरा लॉ को स्टडी करते हैं, उसको डील करते हैं। उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, वो सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिटेड है, क्या नहीं है, कौन सा लॉ सही है, कौन सा नहीं है, वो सारा का सारा हमें कौन बताता है? जूरिस्प्रूडेंस। विधि शास्त्र हमें पूरे कानून की पूरी जानकारी देता है। अब जैसे इसमें आगे अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये जैसे इसको हम कहते हैं कि हमें जूरिस्प्रूडेंस को क्यों पढ़ना चाहिए। तो जूरिस्प्रूडेंस जैसे एक घर बनाने के लिए एक जो रॉ मटेरियल जो ब्रिक्स होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे ही सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए, उसके बेनिफिट में चीज़ें हों, सोसाइटी में पीस हो, सोसाइटी में कोई भी इम्बैलेंस ना हो, तो उसके लिए हमारा जो सोर्स रॉ मटेरियल क्या रहेगा? हमारा लॉ रहेगा। तो सेम वैसे ही वर्क करता है। जैसे कि एक हाउस के कंस्ट्रक्शन में हमें जो फाउंडेशन रखना पड़ता है, पिलर डालने पड़ते हैं, फिर रूफिंग करनी पड़ती है, वैसे ही सोसाइटी में भी स्ट्रक्चर सोसाइटी बनाने के लिए हमारे पास जो लॉ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉ होंगे, उनके वर्किंग होगी, उनकी सोर्सिंग होगी, कैसे कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेशन है, कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट क्राइम्स के क्या क्या पनिशमेंट होंगे, क्या क्या फाइन इम्पोज्ड होंगे, वो सारा हम किस में पढ़ते हैं? सारे जो स्टडी होती है, जो पैरामीटर्स ले डाउन होते हैं, वो सारा का सारा हमें जूरिस्प्रूडेंस सिखाता है। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस की जो डिफिनीशन है वो लैटिन वर्ड से डिफाइन की हुई है, जिसका जो लैटिन वर्ड है ज्यूरिस है। ज्यूरिस प्लस प्रूडेंसिया है। ज्यूरिस मीन्स लॉ होता है, प्रूडेंसिया मीन्स स्किल या नॉलेज। मीन्स इसको अगर ऐसे कंबाइन करें तो नॉलेज ऑफ लॉ या स्किल ऑफ लॉ इसको कहा जाता है। तो इसको जूरिस्प्रूडेंस को हम आई ऑफ द लॉ कहते हैं। आई ऑफ द लॉ को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ती जाएगी आपको आई ऑफ द लॉ समझना आ जाएगा। आई ऑफ द लॉ मीन्स कि कानून जो बन रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, वो गुड है, जस्ट है, अनजस्ट है, मतलब ठीक है, नहीं ठीक है, या किसी के ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट तो नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं कि सही है या नहीं है, वो हमारा पूरा क्या होता है? वो हमारा जूरिस्प्रूडेंस देखता है पूरा का पूरा। कोई चीज़ अगर कोई एक पर्टिकुलर लॉ बन रहा है किसी और बॉडी के इंटरफेरेंस में तो नहीं है, तो वो पूरा का पूरा हम इसमें पढ़ते हैं जूरिस्प्रूडेंस में। अब जो हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में जो हमने आपसे डिस्कस किया, नेचुरल लॉ स्कूल हो गया, एनालिटिकल लॉ स्कूल हो गया, हिस्टोरिकल स्कूल हो गया, सोशोलॉजिकल स्कूल हो गया, रियलिस्ट स्कूल हो गया आपका जो, और फिर मार्क्सिस्ट अप्रोच हो गया। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्कूल्स और अप्रोच हैं, ये हम पूरा का पूरा इस सेगमेंट में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जो थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा वो हम पूरा ऑन कॉन्सेप्ट रखेंगे समझने के लिए कि क्या चीज़ है ये, और उसका जो अभी राइटिंग पार्ट आएगा पूरा का पूरा, जो मैं राइटिंग करके पूरा आपका हैंड रिटन करके पूरा बताऊंगा, फ्लो चार्ट के द्वारा बताऊंगा, उसमें पूरा का पूरा की पॉइंट में पूरा मेंशन करते हुए चलूँगा। अब जैसे नेचुरल लॉ स्कूल की बात करते हैं तो नेचुरल लॉ स्कूल जो डील करता है वो एक लैटिन थ्योरी है जिसको मेंशन किया हुआ है लेक्स इन्युस्टा नॉन एक्स लेक्स। मीन्स एन अनजस्ट लॉ इज़ नॉट अ ट्रू लॉ। मीन्स जो लॉ सोसाइटी के अगेंस्ट हो या प्रॉपर नहीं हो या इम्प्रॉपर हो, तो वो कभी भी एक लॉ का रूप नहीं ले सकता है। और जो लॉ रहेगा, जो सही लॉ, जो प्रॉपर मीन्स लॉ रहेगा, वो किस पे बेस्ड होगा? मोरालिटी पे बेस्ड होगा। पूरा जो नेचुरल लॉ स्कूल है पूरा का पूरा आपका डिवाइन और मोरालिटी पे बेस्ड है। डिवाइन इन द सेंस कि सुपर नेचुरल पावर। हमारे इंडिया में जो सुपर नेचुरल पावर कौन सी होती है? गॉड होती है। तो यहाँ पर सुपर नेचुरल पावर गॉड को माना जाता है। तो नेचुरल लॉ स्कूल के जो थिंकर्स थे उनका मानना ये था कि जो लॉ है वो गॉड द्वारा बनाया गया हुआ है, वो पूरे सभी पे बाइंडिंग है, वो यूनिवर्सल बाइंडिंग है और वो सबसे हायर लॉ है।
और उसकी जो डिस्कवरी हुई है वो तार्किक है, मतलब रीजनेबल है, प्रूडेंस है, उसको सही माना गया हुआ है। और ये माना जाता है कि जो नेचुरल लॉ स्कूल है वो पूरा का पूरा कोड ऑफ कंडक्ट मोरालिटी फॉलो करता है, आपका सोसाइटी के फेवर में रहता है, उसी में आपका एथिक्स रहता है पूरा का पूरा। उसमें आपके जो बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, और आपका जो बिहेवियर स्टैंडर्ड होता है सोशल ग्रुप में, वो पूरा का पूरा आपका नेचुरल लॉ स्कूल में बताया गया है। जो इसके मेनली जो प्रपोंडर माने जाते हैं वो हीगो ग्रोटियस माने जाते हैं। तो उन्होंने ही मतलब जो इसका पार्टिकुलर जो डिफाइन किया था, उन्होंने बोला था। अब जैसे कि जो इसमें आ, जो जो थिंकर थे, मीन्स जो रोमन थिंकर थे, अरस्तु इनको कहा जाता है, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने बोला था कि लॉ वही है जो कि क्या थे, रीजनिंग पे बेस्ड है, मीन्स जो थिंकिंग पे बेस्ड है। बेसिकली इस स्कूल में पूरा का पूरा जो हम पढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा रूल ऑफ लॉ के बारे में पूरा रहेगा। जस्टिस है, मोरालिटी हो गया, आपका एथिक्स हो गया, और जैसे जैसे सोसाइटी में रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे लॉ डेवलप करता है। ये इसमें आगे जब राइटिंग पार्ट आएगा तो मैं उसमें आपको क्लियर बताऊंगा कि ये जो नेचुरल लॉ स्कूल है पूरा चार पीरियड में डिवाइडेड है। आपका एंशिएंट पीरियड हो गया, आपका मिडिवल पीरियड हो गया, पीरियड ऑफ रेनेसां हो गया, और फिर इसमें ये बीच में इसका एंड हो जाता है नेचुरल लॉ का। फिर इसको रिवाइवल दिया जाता है। जो रिवाइवल जो ज्यूरिस्ट स्कॉलर करते हैं उनमें से मेंशन किया हुआ रिडोल्फ स्टैमलर हैं, और रिडोल्फ स्टैमलर हो गया और आपके कोहलर हो गए। तो इन दो पर्सन्स ने नेचुरल लॉ को फिर से रिवाइव किया था। उनका मानना ये था कि हाँ, जो सोसाइटी है वो मोरालिटी पे बेस्ड होती है, जो कॉमन रीजनिंग है, थिंकिंग पे बेस्ड होती है, क्योंकि यही वो पॉइंट की इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सोसाइटी को वर्किंग और डायनेमिक उसमें रहता है पूरा का पूरा। और जो नेचुरल लॉ स्कूल के सोर्सेस हैं वो सुपीरियर कौन सा है, पहले तो इसमें डिवाइन माना गया था। डिवाइन मतलब इसमें गॉड को माना गया था। और मोरालिटी मीन्स जो कि रीजनेबल हो, प्रूडेंट इन नेचर हो, मतलब जो गुड थिंकिंग हो, और नेचर पे बेस्ड हो, मतलब नेचुरल हो। और ये ऑल मतलब यूनिवर्सली अप्लीकेबल है पूरे ह्यूमैनिटी पे, मीन्स जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो उन पे भी पूरा का पूरा ये आपका अप्लीकेबल रहेगा। और नेचुरल लॉ के इस स्कूल से जो मैंने अभी आपको बताया कि जो अनजस्ट लॉ है वो ट्रू लॉ कभी भी नहीं हो सकता है, और इसको पूरा का पूरा लॉ ऑफ गॉड माना गया था, क्योंकि जो गॉड द्वारा बनाया गया वो मतलब कोई भी गलत कानून ऐसा मानना था कि नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसको नेचुरल लॉ स्कूल। देन इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो एनालिटिकल स्कूल की बात करने वाले हैं। एनालिटिकल स्कूल जो कि क्या कहते हैं, जो कि जॉन ऑस्टिन जो फादर हैं एनालिटिकल स्कूल के, उनको जॉन ऑस्टिन कहा जाता है। मेन प्रपोंडर वही हैं। वो बेसिकली बेंथम के स्टूडेंट है, जो जर्मी बेंथम हैं। उन्होंने एनालिटिकल स्कूल को जो उनकी एक थ्योरी है जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेस स्फीयर है। मीन्स उनका ये मानना था कि मैक्सिमम प्लेजर, जो थ्योरी उनकी थी प्लेन एंड प्लेजर बेस्ड थी, मीन्स मैक्सिमम प्लेजर जो सोसाइटी को वो पहुंचाया जाए। और उन्होंने जो बुक्स जो लिखी थी, जो इसमें जिसका पूरा डिस्क्रिप्शन था, वो बुक का नाम था लिमिट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ये हमारी जो थ्योरी थी ये जर्मी बेंथम ने दी थी। तो ये स्टार्ट फिर यही जो उनकी थिंकिंग थी जो फॉलोड किया था उन्होंने जॉन ऑस्टिन ने किया था। जॉन ऑस्टिन जो कि बेंथम के स्टूडेंट है और प्रीवियस वो आर्मी में रह चुके थे, तो उनके अनुसार जो लॉ होना चाहिए वो पूरा कोड ऑफ कंडक्ट एक डिसिप्लिन में होना चाहिए। तो जैसा कि हम आर्मी या फोर्सेस में देखते हैं कि जो वहाँ का स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन होता है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। मतलब अगर आप ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे तो आप उसके पनिशमेंट रहेगा। तो उसी के जो कॉन्सेप्ट था वही जॉन ऑस्टिन ने प्रपोज किया था कि जो
इसमें कमांड होगा, कमांड ऑफ सॉवरेन। मीन्स ये इनकी जो थ्योरी थी वो ये पॉजिटिव लॉ पे बेस्ड थी। मीन्स इसमें निगेटिव लॉ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मतलब जो है जो लॉ बना दिया गया है वही लॉ है। अब उसमें सोसाइटी के अगर वो इन फेवर में है तो उसका कोई अपोज नहीं था उसमें। तो उन्होंने कमांड ऑफ सॉवरेन की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो टॉप बॉडी है सुपीरियर रहेगा, वो सॉवरेन रहेगा, उसके द्वारा एक कमांड आएगा। देन कमांड के बाद सैंक्शन रहेगा। सैंक्शन मतलब उसमें आपका पनिशमेंट रहेगा। तो मेनली यही था कि अगर सॉवरेन ने कोई ऑर्डर आपको दिया, सॉवरेन ने कोई रूल बनाया और फिर वो एज अ कमांड काम करेगा, फिर जो कमांड रहेगा फिर उसकी रहेगी ड्यूटी इम्पोज्ड रहेगी, ड्यूटी इम्पोज्ड रहेगी, पब्लिक पे रहेगी। तो अगर वो उसको डिसोबे करते हैं, अगर वो डिसोबे करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ कुछ पनिशमेंट इम्पोज रहती हैं जो कि उनको डिसोबे करने पे रहेगा। तो जो ऑस्टिन की कमांड थ्योरी थी उसमें 3 ही पार्ट थे, सॉवरेन, कमांड, सेक्शन, और इसमें एक और पार्ट आप जोड़ सकते हैं ड्यूटी। मीन्स कमांड अगर ड्यूटी ऑब्लिगेशन है, अगर वो फॉलो क्योंकि कमांड होने के बाद ऑब्लिगेशन पे आता है कि आपको उसको फॉलो करना है, अगर फॉलो नहीं करते तो फिर आपका पार्ट आ जाता है सैंक्शन। तो सॉवरेन क्या है? अ सुप्रीम रूलर ओबेड बाय ऑल, मीन्स जो सभी के द्वारा फॉलो किया जाए, ना कि कोई किसी को फॉलो, मतलब उसके ऊपर कोई नहीं है। और जो कमांड होता है, जो एक्सप्रेशन ऑफ फेस, जो सुपीरियर बॉडी है उसने जो अपनी इच्छा जाहिर की है, उन्होंने जो बोला है, वो आपका एक्सप्रेशन जो क्या हो जाएगा, कमांड। सैंक्शन जो हो जाएगा कि कह सकते हैं जैसे कि द थ्रेट ऑफ इविल और पनिशमेंट फॉर डिसोबीडियंस, मतलब अगर जो कमांड है उसको आप डिसोबे करोगे तो वो आपका थ्रेट ऑफ मतलब इविल, मतलब ऑर्डर की अवमानना या अवहेलना के रूप में देखा जाएगा, और उसके खिलाफ आपको पनिशमेंट रहेगा। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो एनालिटिकल स्कूल में ऑस्टिन के अलावा जो नेक्स्ट प्रोपाउंडर थे वो केल्सन थे, जिन्होंने पेयर थ्योरी के नाम से दिया था, जो कि उन्होंने ग्रेंडाम के नाम से उसको बोला था कि मतलब जो टॉप बॉडी होनी चाहिए, जो टॉप बॉडी है वो हमारा जो एपेक्स रहेगा, वो हमारा एक रिटन कोड प्रिंसिपल रहेगा। जैसे कि हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग ग्रेंडाम मानते हैं कि जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, जो लॉ है, पॉलिसीज़ है, प्रोसेस है, वो पूरा का पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। देन उसके नीचे जो अथॉरिटीज़ है वो उनको उसी के अनुसार फॉलो करती हैं। अगर कोई भी एक्ट उसके अगेंस्ट जाता है तो जो पावर्स होती है वो एपेक्स बॉडी के ग्रेंडाम के पास होती हैं कि चीज़ें उसके अनुसार ही हों। तो लॉ इज़ अ हायरार्की ऑफ नॉर्म्स फ्री फ्रॉम पॉलिटिक्स और सोशोलॉजी। मीन्स इन्होंने केल्सन को सोशोलॉजिकल स्कूल को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। इन्होंने उसको मतलब इसमें नहीं किया था कि इन्होंने बोला था कि जो लॉ है वो जो रिटन कोड है वो उसी से गवर्न होगा पूरा का पूरा। देन जो नेक्स्ट थिंकर थे जिन्होंने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया था एनालिटिकल स्कूल में ही, जिन्होंने HLA हार्ट हो गए, जिन्होंने रूल्स के बारे में बताया था। इन्होंने बोला था, इन्होंने ऑस्टिन की थ्योरी को बेसिकली रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने बोला था कि 2 रूल्स होने चाहिए, मतलब जो सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए वो 2 पार्ट के होने चाहिए। प्राइमरी रूल्स होने चाहिए और सेकेंडरी रूल्स होने चाहिए। जो प्राइमरी में आ जाता है जो ड्यूटी इम्पोजिंग हो गया, मतलब ड्यूटी इम्पोज करना, मीन्स जैसे कि राइट टू पीपल हो गया, जो पीपल्स के राइट हो गए, पीपल की ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, फिर उनके जो बाइंडिंग रहेंगी, उनके ड्यूटीज़ की बाइंडिंग क्या रहेंगी। देन जो सेकेंडरी रूल्स है पावर कन्फरिंग मीन्स हाउ टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स कैसे कैसे सेकेंडरी रूल्स जो रहेगा, अगर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं तो फिर उसके अगेंस्ट, मतलब अगर ये चीज़ फॉलो नहीं होती तो उसके आगे क्या रहेगा। जैसे इसी में हमारा जो आ जाता है रूल ऑफ चेंज आ जाता है, रूल ऑफ एजुकेशन आ जाता है, रूल ऑफ रिकॉग्निशन आ जाता है। तो ये बेसिकली मतलब
चीज़ें होनी चाहिए कि पूरा सर्टेन होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट था जो सेट ऑफ रूल्स का, वो एच एल हार्ट द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी पार्ट्स में दो पार्टों में डिवाइड कर दिया था। देन उसके बाद आते हैं हम हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में आते हैं। जैसे कि आपको हिस्टोरिकल स्कूल में पूरा का पूरा दिख रहा है, एक पेंट दिख रहा है, उसकी रूट्स दिख रही हैं। तो हिस्टोरिकल स्कूल के जो प्रपाउंडर थे, जो थिंकर्स थे, उनका मानना ये था कि लॉ वो नहीं है जो कमांड सॉवरिन दे, वो नहीं है जो कि क्या कहते हैं सोसाइटी में जो अभी चल रहा है। ये लॉ वो है जो कि स्टार्टिंग से चला आ रहा है, वो अब तक है। मतलब अगर लॉ को सही तरीके से देखना है तो हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, मींस बैक में जाना पड़ेगा कि वहाँ कैसे उस टाइम कैसे लॉ था, वो आज कैसे लॉ है। तो इस प्रोसेस को जो इसमें हिस्टोरिकल स्कूल में जो थिंकर थे, उन्होंने रूट पे बात किया था, मींस हिस्ट्री की, कि वहाँ पर उस टाइम में कैसे कस्टम्स जो कई सालों से चले आ रहे हैं वो कैसे थे। फिर उनके रूट्स की बात करें तो रूट्स का क्या प्रोसेस था। अब जैसे जो पेड़ है पूरा नरिशमेंट जो लेता है वो रूट से लेता है, तो पेड़ स्ट्रांगर होता है जब नरिशमेंट उसके जो रूट्स होंगे पूरे स्ट्रांग होंगे। तो जाहिर सी बात है जो लॉ है, जो इनका थिंकर्स का मानना था कि लॉ की जो रूट्स हैं वो हिस्ट्री पे बेस्ड हैं। तो इनमें जो थिंकर्स थे वो फ्रेडरिक कार्ल वॉन सैमनी थे। इन्होंने बोला था, इनका जो कहना था, लॉ इज़ फाउंड, मीन्स लॉ पाया गया है, ना कि बनाया गया है। मीन्स डिस्कवरेबल, कि जैसे अगर हम पास्ट हिस्ट्री की बात करते हैं तो ऐसे पता चलता है कि ये चीज़ें ऐसे हैं, तो वो फाउंड हो गया, ना कि बनाया गया। जैसे कमांड हो गया किसी का, जैसे ऑस्टिन ने जो बात किया था कि कमांड ऑफ सॉवरेन, तो वो नहीं, वो सेवनी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो सेवनी ये कहना था कि लॉ इज फाउंड नॉट मेड, इट ग्रोज ऑर्गेनिकली लाइक लैंग्वेज, अ नेशन कैन नॉट ब्लाइंडली बोरो लॉज, दे जस्ट अराइज फ्रॉम द वोल्कजिस्ट। ये सेवनी ने जो थ्योरी दी थी वोल्कजिस्ट, वोल्कजिस्ट मीन्स उसको कहा जाता है स्पिरिट ऑफ द पीपल। स्पिरिट ऑफ द पीपल, इन्होंने जो सोर्स ऑफ लॉ का इन्होंने बात किया था। तो मैं इसका बात कर देता हूँ। जैसे इन्होंने जो बोला था कि जो लॉ रहेगा वो डायनेमिक नेचर का रहेगा, यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्सल नहीं रहेगा, मतलब स्टैटिक नहीं रहेगा, वो डायनेमिक रहेगा। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती रहती है वैसे वैसे लॉ भी आपका चेंज होता रहता है। और इन सेवेनी ने जो जजमेंट लॉ थे उनको भी इग्नोर कर दिया था। और ये जो सेवेनी है हिस्टोरिकल स्कूल के प्रपाउंडर हैं, ठीक है। और इनका कहना था कि ये जो लॉ है, मीन्स अगर हिस्टोरिकल स्कूल की बात करें तो इनका कहना, जो स्पिरिट ऑफ पीपल का जो इन्होंने थ्योरी दी थी, उनका कहना था कि इट ग्रोज विद द ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन विद द स्ट्रेंथ पीपल एंड डाइज अवे एज द नेशन। मीन्स ये ग्रो होता है, मीन्स उनका कहना था कि जो पीपल की स्ट्रेंथ होती है, पीपल की ग्रोथ अगर होगी तो उनमें स्ट्रेंथ आएगी, उनमें स्ट्रेंथ होगी तो ये हमारा लॉ ग्रो करेगा। और जैसे जैसे ये चीज़ें ग्रोथ और स्ट्रेंथनिंग जैसे जैसे दूर जाती जाएगी वैसे वैसे नेशन का डाई होना स्टार्ट हो जाएगा। देन जो नेक्स्ट थिंकर थे हिस्टोरिकल स्कूल के, वो सर हेनरी समनर मेन थे, जिन्होंने इसको अलग कॉन्सेप्ट में देखा था, एनालाइज द इवोल्यूशन ऑफ लीगल सोसाइटीज़। मीन्स सर हेनरी मेन ने बोला था कि जो ये लॉज होते हैं वो उनको कहा जा सकता है कि उन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइन कर दिया, कुछ स्टेजेस में डिवाइन किया, जैसे डिवाइन लॉ हो गया, कस्टमरी लॉ हो गया, प्रिस्ली क्लासेस हो गया, आपका कोडिफिकेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम आगे भी पढ़ेंगे। और इनको हम सर हेनरी मेन को सोशल डार्विनिस्ट भी कहा जाता है। और इन्होंने जो बुक्स लिखी थी वो एंसेंट लॉ की बुक लिखी थी, जो कि ईयर 1861 में इन्होंने लिखा था।
इनका कहना था कि जो लॉ है वो कमांड द्वारा मेड होना चाहिए, डिवाइन इंस्पिरेशन का। कस्टमरी मीन्स जो क्या कहता कस्टम से, जो मतलब जैसा कि पास में चलता आ रहा है वैसे होना चाहिए। देन बात करते हैं सोशोलॉजिकल स्कूल की। सोशोलॉजिकल स्कूल बेसिकली मीन सोसाइटी, सोशल मीन जो बिहेवियरल सोसाइटी है, जो सोसाइटी में ग्रुपिंग है, वर्किंग है, बिहेवियर है, उसको पूरा का पूरा कहा गया है। तो जो इसमें जो थिंकर थे और रॉस्क पाउंड और लियोन डुगेट, अभी मैंने कुछ कुछ मेंशन ही थिंकर को प्रोपाउंड किए हैं, जब अभी राइटिंग पार्ट आएगा तो ये पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा। रॉस्क पाउंड ने जो थ्योरी प्रोपाउंड की थी वो आपकी सोशल इंजीनियरिंग की थी, जिन्होंने ये बोला था कि जो सोसाइटी है वो एक फैक्ट्री है। मीन्स सोसाइटी एक कह सकते हैं कि वो फैक्ट्री रहेगा। जैसे कि रॉसमोन ने बोला था, द लॉयर इज अ सोशल इंजीनियर, द गोल इज टू बैलेंस कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट विद मिनिमम फ्रिक्शन। मीन्स जैसे कि जो बात करें अगर सोशल इंजीनियरिंग की रॉसमोन की, तो उन्होंने जो कंसेप्ट का किया था वो उन्होंने बोला था कि ये जो आपके जो इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि आपके प्राइवेट इंटरेस्ट हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, सोशल इंटरेस्ट हो गया, इन सारे चीज़ों को बैलेंस रखता है। और बैलेंस क्या रखता है? लॉ। जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, इंडिविजुअल राइट है, पब्लिक गुड है, तो ये इन बीच में जो ऑयलिंग का काम कर रहा है वो लॉ का काम कर रहा है। मतलब इसमें स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, दोनों चीज़ों को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए लॉ की ज़रूरत है। तो इन्होंने एज अ इसको इंजीनियरिंग के टर्म में इसको कहा था। तो इसके क्रिटिसिज्म भी हुए थे, क्योंकि क्या कहते हैं, जो फैक्ट्री होती है वो हमारी स्टैटिक होती है, वो प्रोग्रेसिव नहीं होती है, क्योंकि फैक्ट्री एक बार बन गई तो बन गई, वैसे ही रहती है। तो बस कुछ क्रिटिसिज्म थे, और जो ये आपके इन्होंने जो इंटरेस्ट थे उनको बैलेंस कर दिया था, जो कि जो बेंथम ने जो लेसिस फेरी की को जो डॉक्ट्रिन दिया था उसके भी ये अगेंस्ट था, और हिस्टोरिकल स्कूल के भी अगेंस्ट था, क्योंकि हिस्टोरिकल स्कूल के जो बैकबोन थे वो पास्ट था, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट था, और इसमें फैक्ट्री एज अ डायनेमिक हो जाती थी। तो इसके फिर क्रिटिसाइज इनकी थ्योरी को भी किया गया था। फिर जो नेक्स्ट थिंकर थे वो लियोन डुगेट थे। उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो सोशल सॉलिडारिटी की थी। मीन्स वी डिपेंड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन, लॉस पर्पज इज टू प्रमोट दिस सॉलिडारिटी। मीन्स उनका कहना ये था कि जो भी लॉ है वो आकाद कैसे फंक्शनिंग करता है, पर्सन्स के आपस के कॉरपोरेशन से। मीन्स सोशल मीन्स सोसाइटी हो गया आपका, सॉलिडारिटी मीन्स यूनिटी, इंटीग्रिटी, इंटरडिपेंडेंस। मीन्स अगर ये सारी चीज़ें एक साथ रहती तो आकात है सोसाइटी एक बेहतर तरीके से काम करती है, और जो लॉ होता है वो पूरा का पूरा बैलेंस रहता है। देन अगर हम आगे चलते हैं फिर इसके बारे में, तो हम नेक्स्ट जो अप्रोच देखते हैं वो अमेरिकन मॉडर्न रियलिज्म है, जो कि क्या कहता है, मेन जो उसका की पॉइंट है, जो मेन की इंग्रेडिएंट है वो है कि जो कोर्ट जज मेड लॉ होते हैं उस पर पूरा का पूरा फोकस है। तो इसकी जो कोर फिलोसफी होती है, लॉ इज नॉट अ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रूल, इट इज़ अ प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट कोर्ट्स विल एक्चुअली डू। मीन्स अगर लॉ की बात करें, जो प्रोसेस एक पूरा का पूरा ले डाउन होता है, तो अगर हम उसी को फॉलो करें तो ऐसा कहा नहीं जा सकता है। तो जो भी कोई केस आता है, जो भी कोर्ट में जो सेट ऑफ रूल्स के थ्रू प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, फिर वहाँ पर जो जज होते हैं, जो इंटरप्रिटेशन जब वो अगर चीज़ों को डिसाइड करते हैं, तो जो ऑर्डर देते हैं वो उसको फॉलो होना चाहिए, ऐसा अमेरिकन मॉडर्न रियलिज्म का कहना था। तो जो ओलिवर वेल्डन होम्स थे उन्होंने कहा था, द लाइफ ऑफ लॉ हैज़ नॉट मीन लॉजिक, इट हैज़ मीन एक्सपीरियंस। मतलब उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ना कि वो लॉजिकल पूरा का पूरा होना चाहिए। और इनका जो मतलब इस स्कूल का जो मानना था कि टू अंडरस्टैंड द लॉ, स्टडी द जज, नॉट जस्ट द स्टैट्यूट। मीन्स जो जज हैं उन पे स्टडी करो, उन्होंने कैसे कैसे डिसीजन दिए, कौन कौन से इंटरप्रिटेशन किए, तो उसके बेसिकली कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा अप्रोच
बेस्ड है। देन इसके बाद आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट द इकोनॉमिक अप्रोच, जिसको एज अ हैमर भी कहा जाता है। मीन्स दो इसका जो फाउंडेशन रहता है वो आपका रहता है इकोनॉमी पे रहता है पूरा का पूरा, जो कि मीन्स अगर इकोनॉमिक अप्रोच है तो पूरा जो बेस्ड होगा वो आपका किस पे बेस्ड होगा, इकोनॉमिकल अप्रोच पे पूरा का पूरा बेस्ड होगा। मीन्स ये आपका वेल्थ पे पूरा का पूरा बेस्ड हो जाए, जो मार्क्सिस्ट थ्योरी थी जिसमें कहा जाता है कि लॉ इज़ अ टूल ऑफ रूलिंग क्लासेस, मीन्स बर्गुइज, मीन्स जो वेल्थी पीपल्स रहेंगे टू ऑपरेट द वर्किंग क्लास। इसमें ये था कि जो वर्किंग क्लास जो हायर रूलिंग क्लास रहेगा वो वर्किंग क्लास जो नीचे रहेगा उसको आकर से सप्रेस कर सकता है एंड प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जाहिर सी बात है कि जो वेल्थी रहेंगे उनकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी, तो वो पूरा का पूरा प्रोटेक्शन उसी पे बेस्ड रहेगा। तो इस थ्योरी से क्या निकल के आता है, इन अ क्लासलेस सोसाइटी द स्टेट एंड इट लॉस विच विल बिकम अननेसेसरी एंड रिजल्ट इन द विदरिंग अवे द स्टेट। मीन्स ये जो स्टेट का जो प्रोग्रेसिंग होता है वो पूरा का पूरा इम्बैलेंस रहता है। मान के चलते हैं कि वो पूरा उतना वेल डेवलप नहीं रहता है। जैसे कि जो इसका इकोनॉमिक जो अप्रोच है वो कार्ल मार्क्स जो बताते हैं वो कि जैसे मान के चलिए उन्होंने कई स्टेजेस बताई थी, जैसे कि आपकी प्रिमिटिव स्टेज हो गई, स्लेवरी की स्टेज हो गई, फेडरलिज्म हो गया, कैपिटलिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया। प्रिमिटिव बेस में होती है कि इसमें प्रिमिटिव के स्टेज में जैसे कि आप वर्किंग करते हैं, आप वर्किंग कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिलती है तो आप उसको अर्निंग बोल सकते हैं। स्लेवरी के स्टेज में क्या होती है कि उसमें एक वेल्थी मीन्स जो क्या कहते हैं रूलिंग क्लास हो गया या जो वेल्थी जो टॉप टायर सोसाइटी हो गई वो हायरिंग स्टार्ट कर देती है, एज अ स्लेवरी उनको काम कराती है। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा ये सारी चीज़ें प्रोपाउंडेड थी। तो मीन्स इसमें जो अकद है जो इंटरेस्ट था वो पूरा का पूरा फंक्शनिंग जो लॉ था तो उसमें पूरा का पूरा वेल्थी पीपल का था। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा आपका जो राइटिंग पार्ट में मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा बताते हुए चलता हूँ ताकि आप चीज़ों को पूरा अंडरस्टैंड कर सकें कि कैसे कैसे हमें आगे इसको लिखना रहेगा। तो जैसा अभी तक हमने सारा स्कूल देख लिया है, तो अब शॉर्ट में हम पूरा का पूरा एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं स्कूल का पूरा। तो जैसे अब अभी तक हमने सारे स्कूल पढ़ लिए थे, नेचुरल लॉ स्कूल हो गया, एनालिटिकल स्कूल हो गया, हिस्टोरिकल स्कूल हो गया, सोशोलॉजिकल स्कूल हो गया, रियलिज़म हो गया, इकोनॉमिक अप्रोच हो गया आपका। तो इनका जो जैसे कि हमने देखा नेचुरल लॉ किस पे बेस्ड है, मोरालिटी और रीज़न पे है, ठीक है। एनालिटिकल स्कूल किस पे बेस्ड है, सॉवरेन और ग्रैंडम पे है। हिस्टोरिकल स्कूल किस पे बेस्ड है, हिस्टोरिकल पे है। सोशोलॉजिकल स्कूल किस पे बेस्ड है, सोसाइटी पे है। रियलिज्म किस पे है, पूरा कोर्ट ऑफ जजेस पे है, मतलब जो जजमेंट रूल्स होते हैं। इकोनॉमी में क्या है, इकोनॉमी है क्लास है, मीन्स जो वेल्दी पीपल का क्लास है, जो रूलिंग क्लास है उन पे पूरा बेस्ड है। ये आपका की फोकस है कि मतलब किस पे बेस्ड है, मतलब नेचुरल लॉ जो है डिवाइन और मोरालिटी पे बेस्ड है। एनालिटिकल जो है कमांड रूल और हायरार्की पे मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी पे बेस्ड है। हिस्टोरिकल स्कूल आपका इवोल्यूशन कल्चर और कस्टम हो गया कि कैसे कैसे पास से लेके प्रेजेंट तक अभी तक लॉ चलता आ रहा है। सोशोलॉजिकल क्या है, दोनों जो पब्लिक प्राइवेट इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं उनको पूरा बैलेंस करते हुए चलना है। रियलिज्म में आपका हो गया जो कोर्ट्स और जो जज होते हैं उनका प्रिडिक्शन और ह्यूमन फैक्टर पे जो बेस्ड होता है वो रहता है। और उनके जो थिंकर्स हैं नेचुरल लॉ के थॉमस एक्विनॉस हो गया, ह्यूगो ग्रेटियस हो गया, आपके रडोल्फ स्टम्बलर हो गया, फिर आपके कोहलर हैं। एनालिटिकल स्कूल में ऑस्टिन हो गया, हार्ट हो गया, कैंसल हो गया। ये मेनली इंपॉर्टेंट है जो कि आपका सिलेबस के लिए आपके बहुत ही मेन रहने वाला है। जो भी क्वेश्चन अराइज होगा वो इन्हीं थिंकर्स के ऊपर पूरा का पूरा आएगा। थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग को पूछ सकते हैं, थ्योरी ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल, पूरा सोशोलॉजिकल स्कूल पूछ लेंगे, कमांड पॉजिटिव लॉ पूछ लेंगे जिसमें कहता है एनालिटिकल स्कूल का ही पार्ट है पूरा का पूरा। एनालिटिकल स्कूल को ही पॉजिटिव लॉ कहा जाता है।
और इसमें पूछ लिया जाएगा थ्योरी ऑफ कमांड बताइए, जिसमें आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। कमांड हो गया आपका, सॉवरिन हो कमांड हो गया, सॉवरिन हो गया आपका, कमांड हो गया, फिर आपका ड्यूटी हो गया, फिर उसमें सैंक्शन है, फिर आपका रियलिज्म है, जैसे कि वेंडर होम्स ने बताया था। इकोनॉमिक जो अप्रोच है वो आपका कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो कि आपका तो वेल्दी क्लास का था। इसके बाद जब ये सारा स्कूल जब हम पूरा पढ़ लेते हैं, जब पूरा कॉन्सेप्ट हमारा इनका क्लियर हो जाता है, तब हम ये देखने को मिलता है कि जो जैसे कि ये फिगर में आप देख पा रहे हैं कि जो एक सिंथेसिस एक पूरा घर का दिख रहा है, ये पूरा अगर सारे स्कूल फॉलो होंगे किसी लॉ मेकिंग में, अगर कोई लॉ बना है उसमें सारे स्कूल फॉलो होंगे, तो उसमें ये सारे के सारे ऐसे ऐसे पूरा का पूरा दिखा हुआ है। जैसे मान के चलिए डिवाइन लॉ को मोरालिटी बेस कर दिया, जो कि टॉप टायर है, टॉप टायर को उन्होंने डिवाइन रखा है। रियलिज्म को उन्होंने ह्यूमन एलिमेंट रखा हुआ है, जो उनका डिस्कशन रहेगा, जो आर्गूमेंट रहेगा, जो अप्रोच वो डिस्कस करेंगे वो पूरा रहेगा। हिस्टोरिकल को स्कूल को उन्होंने रूट्स रखा हुआ है, जो कि फाउंडेशन है, पूरा बेस रहेगा। एनालिटिकल स्कूल को उन्होंने स्ट्रक्चर रखा हुआ है, जो कि क्या था पिलर्स हो गए, वो उनका पूरा रहेगा। और सोशोलॉजिकल स्कूल जो फंक्शनिंग रहेगी, जो भी तरीके से जो पूरा स्टैंडिंग है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड है, वो पूरा का पूरा रहेगा। तो मान के चलिए अगर एक कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पूरी कंप्लीट हो जाता है, वैसे ही लॉ तभी कंप्लीट होता है जब सारे के सारे स्कूल फॉलो करके कोई लॉ बनता है। अगर सिंगल इंडिविजुअल देखें तो कोई भी लॉ परफेक्ट नहीं है। जैसे कि कहा गया है, नो सिंगल स्कूल इज परफेक्ट, अ रोबस्ट लीगल सिस्टम इज अ कंपोजिट ऑफ दीज थ्योरीज बैलेंसिंग स्ट्रक्चर, मोरालिटी एंड सोशल फंक्शन। तो जब तक ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी, तब तक लॉ परफेक्टली जो सेप सोसाइटी में चेंजेस जो डायनेमिक होगा वो नहीं ला पाएगा। और यही ज्यूरिस्प्रूडेंस हमें पूरा सिखाता है। विधि शास्त्र की जब पढ़ाई हम करते हैं तो पूरा का पूरा डेप्थ स्टडी हमें इसी चीज़ की होती है, कैसे कैसे चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे के इंटरफ्रेंस या उसमें कोलैप्स ना हो पाए। इसीलिए हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की स्टडी करते हैं, ताकि हम समझ सके क्यों और कैसे, क्यों और क्या, मीन्स व्हाई बिहाइंड द व्हाट, मतलब क्यों था और क्या था। ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने कि पूरा देख लिया, जैसे कि अभी हमने हाउस का देखा, आपका पूरा बता दिया, तो वैसे ही पूरा का पूरा जैसे कि जब भी सारी चीज़ें कंबाइंड हो जाती हैं, तब हमें क्या देखने को मिलता है, पूरा का पूरा जस्टिस देखने को मिलता है। तो जैसे कि प्रिज्म में होता है 7 कलर्स होते हैं, वैसे के वैसे यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा 7 स्कूल्स का पूरा कम्बिनेशन रखा हुआ है। जब सारे स्कूल कंबाइंड हो जाते हैं, तब जाके हमें पूरा क्या कंप्लीट मिलता है, जस्टिस देखने को मिलता है। जिसमें मोरालिटी आपसे किससे आती है, नेचुरल लॉ से आती है। स्ट्रक्चर सोसाइटी किससे आता है, एनालिटिकल लॉ से आता है। रूट्स किससे डिफाइन होती हैं, हिस्टोरिकल स्कूल से डिफाइन होती हैं। सोशोलॉजिकल लॉ से यूटिलिटी कैसे मेंटेन की जाती है ताकि सोसाइटी में प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। रियलिज्म से क्या होता है कि हम रियलिटी चेक कर सकें है कि जो लॉ है प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम पूरा पूरा स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं, तो अब हम राइटिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पूरा एक साथ करते हुए चलते हैं ताकि चीज़ें आपकी जल्दी से जल्दी कवर हो जाएं। तो अब बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। अब ना जो राइटिंग पार्ट हमारा रहेगा वो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, हमने जो ये हमारा पूरा पेपर का सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा, डिफिनेशन हो गया, नेचुरल स्कोप हो गया, ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, इंपॉर्टेंट ऑफ स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया। ये तो आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन में बताना ही है कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, कौन कौन से थिंकर हैं। जैसे अगर आपका पहले पार्ट में अगर क्वेश्चनिंग आती है, ठीक है, अगर इंट्रोडक्शन पार्ट से कोई भी आपका क्वेश्चन बनता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का स्कोप बताइए, नेचर बताइए, तो इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, तो सबसे पहले नेचर इसका जो आप डिफाइन, नेचर और स्कोप आप डिफाइन करेंगे कि कैसे कैसे ये इवॉल्व हुआ। डिफिनेशन में आप पर्टिकुलर जो मेन मेन थिंकर्स हैं, जैसे कि
जैसे अगर हम जैसे डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन की हम क्या किसकी लिख देंगे, जो सबसे पहले हम लिख देंगे ऑस्टिन की हम डेफिनेशन लिख देंगे क्या है, ठीक है। सामान की डेफिनेशन हम लिख देंगे, हॉलैंड की डेफिनेशन किसने किसने क्या कहा वो हम लिख देंगे। फिर हमारा जो रॉस्क पाउंड है उन्होंने क्या डेफिनेशन प्रपोन की थी वो लिख देंगे। हीगो ग्रोटियस हो गए जो कि नेचुरल स्कूल के हैं, तो उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी। तो डिफरेंट डिफरेंट जो स्कॉलर्स और थिंकर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में थे, उन्होंने क्या क्या डेफिनेशन प्रपोन की थी। ज़्यादा नहीं, बस 4-5 डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है। क्या क्या उन्होंने कहा नेचुरल स्कोप में आप लिख सकते हैं कि अगर हम बात नेचर एंड स्कोप की बात करें तो इसमें आपको ये बताना पड़ेगा मतलब कैसे कैसे काम करता है, और जो सोसाइटी है पूरा डायनेमिक होती है, तो वैसे वैसे लॉ भी डायनेमिक होता है, जो भी चेंजेस होते हैं। और ये स्कोप पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस का कोई भी स्कोप लिमिटेड नहीं है, पूरा का पूरा ब्रॉडर सेंस में स्टडी किया जाता है। तो ये हम पूरा का पूरा नेचर और स्कोप में हम इसको देखेंगे, ठीक है। देन जो पार्ट आता है हमारा नेचुरल लॉ स्कूल का, ठीक है। नेचुरल लॉ स्कूल की बात करते हैं तो इसमें हम तो इसमें जैसे कि अगर हम नेचुरल लॉ स्कूल की बात करते हैं, ठीक है, तो नेचुरल लॉ स्कूल, तो बेसिकली हम इसको कैसे डिवाइड कर लेंगे, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अगर नेचुरल स्कूल से कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें आप पहले लिखेंगे एंशिएंट पीरियड हो गया, फिर इसका आपका मेडिवल पीरियड हो गया, पीरियड का रेनेसां का पीरियड हो जाएगा, देन इसके बाद जो आ जाएगा मॉडर्न और क्लासिकल व्यू में आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा रह जाएगा। तो एंशिएंट पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो एंशिएंट पीरियड के जो थिंकर्स थे हमारे, एंशिएंट पीरियड में जो हमारे थिंकर्स थे उनका मैं साइड में लिख देता हूँ। जो हेराक्लिटस थे, हेराक्लिटस हो गए आपके, सॉक्रेट्स हो गए, देन आपके प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए। तो हेराक्लिटस ने क्या कहा था, उन्होंने जो बोला था कि जो पार्टिकुलर रीजनिंग होना चाहिए। सॉक्रेट्स ने बोला था कि नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, लीगल जस्टिस होना चाहिए। प्लेटो बेसिकली सॉक्रेट्स के फॉलोअर थे। एरिस्टोटल ने बोला था कि आकात है जो भी है चीज़ें डिवाइन है। एरिस्टोटल ने बोला था जो लॉ है वो डिवाइन है। डिवाइन है और उन्होंने बोला था कि ये मोरालिटी बेस्ड है, मतलब जो थिंकिंग है, मतलब जो मैनकाइंड के बेनिफिट में हो वो सारी चीज़ें हैं। फिर जब हम मेडिवल के पीरियड की बात करते हैं तो मेरेवर्ड में जो हमारे पास जो थिंकर हैं, और जो मेनली जो मेडिवल में अगर हम उनको काउंट करें तो वो थॉमस एक्विनास हैं, जिन्होंने 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन दिया था। 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन वो क्या था मैं आपको बताता हूँ। एक्विनास ने 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन दिया था कि लॉ ऑफ गॉड है, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल लॉ है। फिर नेचुरल लॉ आपका हो गया, ठीक है। देन ये आपका हो गया
स्क्रिप्चर बेस्ड लॉ हो गया, मतलब जो बुक्स और होली डिवाइन बुक्स में जो चीज़ें मेंशन्ड है वो स्क्रिप्चर बेस्ड लॉ हो गया उनका। ठीक है। दूसरा, सबसे लास्ट जो आपका रहेगा ह्यूमन बेस्ड लॉ हो जाएगा, जो कि ह्यूमन ने क्रिएट किया हुआ है। वो हमारा किस में आ जाएगा, मिडिवल पीरियड में जो इकोनॉमिक्स ने ये सारी चीज़ें बताई थी। अगर हम रेनेसां पीरियड की बात करें, जिसमें ये बीच में मैं पहले इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, नहीं इरेज, ठीक है। अगर रेनेसां के पीरियड की बात करें तो जो रेनेसां पीरियड में जो थिंकर्स थे वो थे हमारे हीगो, हीगो ग्रोटियस थे। हीगो ग्रोटियस हो गए आपके। तो इन्होंने जो बोला था, इन्होंने जो बोला था जो कि जो थॉट्स होते पीपल के, ठीक है, जो थॉट्स होते पीपल के वो हेल्पफुल करते हैं सोसाइटी को रिफॉर्म में। मतलब इन्होंने भी जो भी कंसेप्ट को किया वो थिंकिंग पे, रीजनेबल और थिंकिंग पे बेस किया। देन जो सॉवरेन, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लिया था वो सॉवरेन का कॉन्सेप्ट भी लिया था। जो सॉवरेन का काम क्या होता है, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना होता है। जैसे कि ऑस्टिन ने बताया था कि कमांड होना चाहिए पूरा सॉवरेन का, लेकिन वो कैसे सही है या गलत, वो अगर गलत है तो आकात है, उसके खिलाफ कुछ नहीं है, वो जो है वो है। तो जो हमारा नेचुरल लॉ स्कूल है वो बेस्ड है इज आउट टू, और जो एनालिटिकल स्कूल हमारा जो बेस था वो इट पे बेस्ड था, मीन्स जो है वो है। और जो नेचुरल स्कूल हमारा बेस्ड है इज आउट टू, ऐसा होना चाहिए। और जो भी अगर बीच में कोई भी रॉन्ग होता है तो फिर आकात है उसके लिए जो भी प्रोसेस है वो, मीन्स सोसाइटी रॉन्ग कर सकती है। मतलब अगर ये कॉन्सेप्ट देखे तो जो पॉलिटिकल इंफीरियर है और जो डिवाइन नेचर है, मतलब वो कभी गलत चीज़ें कर ही नहीं सकती। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन किया गया था। देन जो मॉडर्न, अगर हम मॉडर्न की बात करें तो जो रिवाइवल के जो थे, जो स्टैमलर हो गए आपके, स्टैमलर हो गए, देन आपके कोहलर, जिन्हें आका थे नेचुरल लॉ के रिवाइवल के लिए उनको सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। इनमें स्टैमलर ने बेसिकली जो डिवाइन का कॉन्सेप्ट था उसको रिजेक्ट कर दिया था, और इन्होंने बोला था ये जो थ्योरी है नेचुरल लॉ की, ये किस पे बेस्ड है, जो पीपल हैं उनके पार्टिसिपेशन पे बेस्ड है। कैसे कैसे मतलब सोसाइटी ग्रो करनी है, अगर सोसाइटी पार्टिसिपेट करेगी तो ही अकादश चीज़ें पॉसिबल रहती हैं। और जो कोहलर का जो प्रोस्पेक्ट था, उनका कहना था कि अकाथ ये कल्चरल कल्चरल और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए। कल्चरल मीन्स सोसाइटी आ जाती है आपकी, और कैसे उनकी प्रोसेसिंग थी, और हिस्टोरिकल मतलब पास्ट में कैसे उनका पूरा था, मतलब जैसे कि सोसाइटी कैसे उनके कस्टम्स थे, क्या था। और तो ये सारी चीज़ें क्या बनाते हैं कोहलर के, स्टैमलर और कोहलर के कंसेप्ट में, इसमें भी आपका मोरालिटी आ जाता है। तो ये माना गया कि ये स्कूल का रिवाइवल के लिए माना जाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्कूल की बात करते हैं, जो कि है हमारा ये आपका हो जाएगा एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल, हम सबसे पहले जो बात करेंगे तीन, इस स्कूल में हम तीन लोग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हो जाएगा ऑस्टिन, देन आपके हो जाएंगे केल्सन, देन एच.एल.ए. हार्ट। ठीक है। केल्सन की बात करें तो ऑस्टिन की बात करें तो ऑस्टिन ने बोला था सॉवरेन होना चाहिए, देन सॉवरेन का कमांड होना चाहिए, देन कमांड के इसमें एक और ऐड ऑन कर लेते हैं, कमांड के बाद ड्यूटी होनी चाहिए जो कि ऑब्लिगेशन है पब्लिक पे,
और देन उसके बाद अगर ड्यूटी का ऑब्लिगेशन नहीं होता है, फॉलोअर नहीं होता है, तो फिर उसके बाद क्या है, सैंक्शन है, पनिशमेंट है। ठीक है। सॉवरेन बॉडी आप किसे कहेंगे, जो कि अपेक्स पॉलिटिकल सुपीरियर जो बॉडी रहेगी वो हमारी सॉवरेन में काउंट हो जाएगी। कमांड उसके द्वारा कोई भी जो लॉ इम्प्लीमेंट किया गया है, कुछ कहा गया है, तो वो हमारा कमांड में हो जाएगा। ड्यूटी जो उन्होंने एक्सरसाइज करने को बोली है एज अ सॉवरेन द्वारा, तो वो हमारे ऑब्लिगेशन से अगर उनको फॉलो नहीं होता है तो हमारा क्या है, सैंक्शन और पनिशमेंट है। केल्सन ने जो दी थी, केल्सन ने जो थ्योरी प्रपोन की थी वो ग्रंडॉम की थ्योरी थी। ग्रंडॉम की थ्योरी थी जिसमें इन्होंने ऐसे बताया था 3 सेगमेंट में कि जो पहला रहेगा वो हमारा एपेक्स रहेगा। एपेक्स बॉडी मतलब मीन्स इसको उन्होंने ग्रंडॉम बोला। जैसे हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा ग्रंडॉम है। देन उसके बाद जो अथॉरिटीज़ होंगी, अथॉरिटीज़ होगी जो चेक करेंगी चीज़ें सही है कि नहीं। देन उसके बाद लोअर अथॉरिटीज़ होंगी। देन उसके बाद जो HLA हार्ट ने जो प्रपोन किया था थ्योरी वो थी सोशल सॉलिडरिटी। अब अगर हम सभी के बारे में अलग अलग अगर हम बात करें तो अलग अलग, जैसे कि अगर हम केल्सन की बात करते हैं, ठीक है, जो उन्होंने ग्रंडॉम दिया था, तो उसको नेक्स्ट स्लाइड में हम करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले केल्सन की, जो थ्योरी उन्होंने प्रपोन की थी ग्रंडॉम की। तो सबसे पहले हम केल्सन के बारे में बता देते हैं। जो इनकी स्कूलिंग थी वो वियना स्कूल से थी। ठीक है। कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के थे। तो ये सारी चीज़ें जैसे अगर पूछा जाता है कभी भी केल्सन का जो क्वेश्चन आएगा, देखिए थ्योरी ऑफ ग्रंडॉम बताइए, तो ये चीज़ें आपको पहले इंट्रोडक्शन में केल्सन के बारे में आप लिख सकते हैं। फिर उनकी थ्योरी की बात करते हैं। तो उन्होंने जो थ्योरी को प्रपोन किया था, उन्होंने थ्योरी को बोला था प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ मीन्स जो ग्रंडॉम है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा आपका जो ग्रंडॉम है, इन्होंने इसको पूरा का पूरा प्योर थ्योरी ऑफ लॉ पे बोला गया। इनमें इन्होंने बोला था जो प्राइवेट इंटरेस्ट है, प्राइवेट, पब्लिक और इंडिविजुअल वो प्राइवेट में ही आपका काउंट हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। तो ये दोनों का क्या रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, नो डिफरेंस, मतलब दोनों आपका इक्वली ट्रीट किए जाएंगे बैलेंस वे में। ठीक है। और फिर देन आता है इसमें प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में जो नेचुरल पर्सन रहेगा और जो ज्यूरिस्टिक पर्सन रहेगा उसमें भी कोई डिफरेंस रहेगा, वो भी बैलेंस में फॉर्म में रहेगा। मीन्स प्योर थ्योरी बोला मतलब सभी चीज़ों को इन्होंने बैलेंस कर दिया था, चाहे वो इंडिविजुअल हो या प्राइवेट हो, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या ज्यूरिस्टिक पर्सन हो। और इन्होंने जो भी बोला था कि जो हमारा ये ग्रंडॉम होगा, जो ग्रंडॉम या एपेक्स बॉडी कह सकते हैं, इसको इन्होंने बोला था, इसी को इन्होंने पावर दी थी, इसको इन्होंने इंटीरियर सुपीरियर बॉडी, जो इंटरनल लॉ रहेगा वो पूरा का पूरा क्या रहेगा आपका, सुपीरियर रहेगा, मतलब कुछ और चीज़ नहीं रहेगी। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ मीन्स प्योर मीन्स पूरा कंप्लीटली लॉ। और इसमें अगर केल्सन के क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो इसमें फेल क्या हो गए थे, जो इसका सोर्स है ग्रंडॉम का, सोर्स ऑफ ग्रंडॉम,
इसका फेल्ड हो गए थे, कि इसका बताने में फेल हो गए थे कि इसका सोर्स क्या रहेगा ग्रंड नाम का। फिर नेक्स्ट जो है नेचुरल लॉ का पूरा कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा लॉ पर बेस कर दिया, तो जो डिवाइन नेचर और मोरालिटी पे बेस था वो पूरा का पूरा इन्होंने फिनिशअप कर दिया। फिर जो क्रिटिसिज्म आप 4 पॉइंट लिखेंगे वो ये लिख सकते हैं कि नॉट फोकस्ड ऑन सोसाइटी, नॉट फोकस्ड ऑन सोसाइटी, मेन सोसाइटी को पूरा फोकस नहीं, जैसे सोशोलॉजिकल स्कूल में पूरा जो कि पॉइंट दिया जाता है वो सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इन्होंने सोसाइटी पे कुछ फोकस नहीं था, क्योंकि इनका जो सोसाइटी का कॉन्सेप्ट था प्राइवेट, पब्लिक, नेचुरल पर्सन, जियोस्टिक पर्सन, इनको पूरा का पूरा बैलेंस में कर दिया था। और इन्होंने जो जज मेड लॉ थे, जज मेड लॉ, उनको भी कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था। ठीक है, ये पूरा का पूरा जब भी आपका केल्सन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी रहेगी। पेयर थ्योरी ऑफ लॉ, ग्रंडाम का पहले आप बनाना पड़ेगा, फिर आपको पिरामिड बना के आप उसको ग्रंडाम एपेक्स अथॉरिटी, फिर उसके बाद उसके सुपीरियर अथॉरिटी, देन उसके बाद लोअर अथॉरिटी में आप डिवाइड कर सकते हैं। फिर इसको पेयर थ्योरी ऑफ लॉ में आप इसको पूरा पूरा बताएंगे। पेयर थ्योरी ऑफ लॉ में उन्होंने क्या क्या चीज़ें डिस्कस किया। पहले तो प्राइवेट इंटरेस्ट था और पब्लिक इंटरेस्ट था, उनके में कोई डिफरेंस नहीं था, उनको पूरा का पूरा बैलेंस रखा। ठीक उसी प्रकार उन्होंने नेचुरल पर्सन और ज्यूरिस्टिक पर्सन को भी पूरा का पूरा बैलेंस रखा। फिर इन्होंने जो क्रिटिसिज्म, इनके जो थ्योरी क्रिटिसिज्म भी आप बताएंगे। सोर्स ऑफ ग्रंडाम फेल हो गए थे बताने में, नेचुरल लॉ को इग्नोर कर दिया गया था, नॉट फोकस ऑन सोसाइटी था, जजमेंट लॉ इग्नोर कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका जो था ये केल्सन का हो गया। अब इसके बाद करते हैं जो एच एल ए हार्ट की बात कर लेते हैं। एच एल ए हार्ट, ठीक है, इन्होंने जो थ्योरी हाँ, एच एल ए हार्ट ने जो आपका जो बताया था, इन्होंने जो ऑस्टिन की थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया था, कह सकते हैं रिजेक्टेड ऑस्टिन थ्योरी। इन्होंने थ्योरी को, जैसे केल्सन ने बताया था कि जो ग्रंडाम होना चाहिए, सेट ऑफ रूल्स बॉडी होना चाहिए, वैसे इन्होंने बोला था कि लॉ क्या होना चाहिए, सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए। सेट ऑफ रूल्स को इन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया था, यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्रिटिसिज्म का। इनके भी थ्योरी में क्रिटिसिज्म थे। बेसिकली सारे स्कूल में जो भी डिफरेंट थिंकर्स थे सबके थ्योरी में क्रिटिसिज्म है, क्योंकि कोई ना कोई किसी स्कूल को इग्नोर कर रहा था। तो इन्होंने बोला था, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था वो पहला था प्राइमरी रूल्स रहेगा, ठीक है, देन दूसरा था आपका सेकेंडरी रूल्स है। प्राइमरी रूल्स में इन्होंने जो बात किया था कि प्राइमरी रूल्स कौन कौन से होने चाहिए, वो थे आपके राइट्स टू पीपल, मतलब पीपल के क्या राइट्स होने चाहिए। फिर ड्यूटीज़, जो पीपल हैं राइट के अलॉन्ग उनके 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 राइट के अलॉन्ग ड्यूटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। फिर सब्सटेंसिव रूल्स क्या क्या होने चाहिए, सब्सटेंसिव रूल को प्रोसीजर रूल्स में बताया गया था। फिर उन पे जो ड्यूटी बाइंडिंग्स है वो कौन कौन सी होनी चाहिए, वो सारी उन्होंने बताई थी। इन्होंने सेट ऑफ रूल्स में ये चीज़ें बोला था कि जो प्राइमरी रूल्स रहेंगे वो ड्यूटी बाइंडिंग रहेंगे, आपके सब्सटेंसिव नेचर के रहेंगे, और जो चीज़ें रहेंगी वो पीपल की क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, क्या राइट्स रहेंगे, वो सारा का सारा आपका मेंशन रहेगा। और देन सेकेंडरी रूल्स में अगर हम बात करें तो सेकेंडरी रूल्स में हमारे पास क्या क्या रहते हैं, इसमें रूल ऑफ एडजुकेशन रहता है, ये आपको डिफाइन करना रहेगा। रूल्स ऑफ एडजुडिकेशन। फिर रूल ऑफ चम, अगर कुछ रूल में अगर कुछ चीज़ें चेंजेस या कोई इम्प्रॉपर हैं तो उसको चेंज किया जाएगा। फिर
अगर कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं थी है तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो उसको रूल ऑफ रिकॉग्निशन का नाम दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगर ये चीज़ की है, जिसे मान के चलिए रूल ऑफ एजुकेशन का इन्होंने एफिशिएंट मोड में कहा गया है, मतलब जो इसका एजुकेशन का जो प्रोसेस होना चाहिए वो एफिशिएंट होना चाहिए। और फिर आपका जो रूल ऑफ चेंज है वो आपका डायनेमिक होना चाहिए। मीन्स जैसे जैसे सोसाइटी डायनेमिक हो रही है वैसे वैसे जो लॉ है उसका डायनेमिक नेचर होना चाहिए। फिर जो आपका रूल ऑफ रिकॉग्निशन होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए, मीन्स एक टाइम पीरियड में होना चाहिए। क्रिटिसिज्म में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले एच.एल.ए. हार्ट ने कस्टम को इग्नोर किया। ही इग्नोर द कस्टम, मतलब जो कस्टम को अगर इग्नोर करेंगे तो डायरेक्टली हमारा कौन सा स्कूल इग्नोर हो जाएगा, हिस्टोरिकल स्कूल। और नेक्स्ट जजमेंट लॉ इग्नोर किया गया। ठीक है, इसमें इन्होंने एच.एल.ए. हार्ट ने बोला कि जो सैंक्शंस है, जो सज़ा और पनिशमेंट है, जो अगर कोई डिसोबे करेगा या इन चीज़ों को नहीं फॉलो करेगा तो उन्होंने बोला कि सैंक्शन ऑलवेज नेसेसरी नहीं है, ऑलवेज नॉट नेसेसरी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया एच.एल.ए. हार्ट के बारे में। अब इसके बाद हम आते हैं आपका नेचुरल स्कूल हो गया, एनालिटिकल स्कूल हो गया, देन आप बात करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल की। इसको नेक्स्ट कलर से डिफाइन कर देते हैं। हिस्टोरिकल स्कूल बेसिकली किस पे बात करता है, हिस्ट्री पे, पास्ट हिस्ट्री पे। हिस्ट्री हो गया आपका, कस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकल स्कूल डील करता है। इनके जो प्रोपाउंडर हैं, जो मेन प्रोपाउंडर या फादर कहे जाते हैं वो साइवैगनी हैं, और जो थिंकर्स हैं वो दो हैं। मतलब जो सिलेबस में मेन थिंकर हैं वो साइवैगनी और हेनरी मेन हैं, जो मेन थिंकर जिनके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइवैगनी के बारे में। ठीक है, साइवैगनी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनके बारे में पहले बताते हैं। जर्मनी में बॉर्न हुए। बॉर्न कहाँ हुए, जर्मनी में हुए। ठीक है, और इन्होंने बोला था कि जो लॉ है वो कैसे ग्रो होता है। लॉ ग्रोज विद ग्रोथ एंड strengthen of people and dies as the nation। मीन्स पीपल की स्ट्रेंथ और ग्रोथ पे लॉ हमारा डेवलप होता है पूरा का पूरा, और जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे ये डाइज होता जाता है। ठीक है, अब जो वैगनर ने जो थ्योरी प्रोपाउंड की थी, ये मैं आपको इरेज कर देता हूँ।
थ्योरी प्रोपाउंड की थी वोल्क्सजीस की। ठीक है, वोल्क्सजीस को क्या कहा जाता है? स्पिरिट ऑफ पीपल, स्पिरिट ऑफ पीपल। ठीक है, इसको उन्होंने सोर्स ऑफ लॉ कहा है। क्या कहा है? सोर्स ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ पीपल मीन्स क्या कह सकते हैं? पीपल विल, मतलब लोगों की इच्छा। और इन्होंने इसको पीपल विल को ऐसे बोला है जैसे मतलब जैसे 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 डेवलप लैंग्वेज डेवलप होती है वैसे वैसे ये लॉ डेवलप होता है। तो इन्होंने बोला था लॉ डेवलप लाइक लैंग्वेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्क जिसमें इन्होंने क्या बताया था? अर्ली डेवलपमेंट लॉ इज spontaneous and therefore juries develop it। ठीक है, देन इन्होंने बोला था अपनी वोल्क्सजीस थ्योरी में कि लॉ स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक होना चाहिए। मीन जैसे जैसे सोसाइटी आपकी ग्रोथ होती है वैसे वैसे लॉ भी चेंज होना चाहिए। देन लॉ इज फाउंड नॉट मेड। जैसा कि एनालिटिकल स्कूल में बोला गया था कि कमांड ऑफ सॉवरेन होना चाहिए। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट को बोला गया था वो पूरा का पूरा पॉइंट क्या था, एम क्या था? कस्टम पे, क्योंकि ये पास्ट हिस्ट्री को पूरा पूरा डिनोट करता है। तो इसमें क्या है? कस्टम जो है आपका सुपीरियर रहेगा और यही प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है। तो जब भी ये हिस्टोरिकल स्कूल में आपका वोल्क्सजीस थ्योरी का पेपर क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है, तो वोल्क्सजीस थ्योरी का जब भी क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। सोर्सेस ऑफ लॉ का मतलब उन्होंने क्या कहा था? सोर्स ऑफ लॉ मतलब किसको बोला गया था? वोल्क्सजीस, उन्होंने क्या वोल्क्सजीस स्पिरिट ऑफ पीपल उन्होंने थ्योरी प्रपोज की थी, उसको सोर्स ऑफ लॉ कहा गया था, जिसमें पीपल की विल थी। फिर डेवलप लैंग्वेज, फिर लैंग्वेज को इसको आपको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा। लॉ डेवलप लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे लॉ डेवलप करता है। फिर उन्होंने बोला था लॉ स्टैटिक, अगर स्टैटिक रहेगा कोई भी सोसाइटी तो उसमें आकाते इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने लॉ को डायनेमिक नेचर का बोला कि डायनेमिक होना चाहिए जिससे कि लॉ ग्रोथ कर सके। फिर उन्होंने कस्टम को सुपीरियर बोला। फिर कस्टम को आपको हल्का फुल्का डिफाइन कर देना है कि आकाते कस्टम बेसिकली होता क्या है, जो कि आकाते काफ़ी टाइम से सर्टेन लॉन्ग पीरियड से कोई भी प्रैक्टिस चली आ रही है जो कि आकात किसी भी लॉ के अगेंस्ट नहीं है या किसी भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, पीस है, पब्लिक बेनिफिटेड है, तो वो कस्टम को इन्होंने सुपीरियर माना है। ठीक है, देन आप नेक्स्ट बात करते हैं तो हेनरी मैन की बात करते हैं। हेनरी मैन की बात करते हैं तो हेनरी मैन जो बुक लिखी थी वो बुक लिखी थी एंशिएंट लॉ। ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस हुई थी इनकी, और ये कब लिखी गई थी? 1861 में। ठीक है, हेनरी मैन को क्या कहा जाता है? सोशल डार्विनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था हेनरी मैन ने सोशोलॉजिकल स्कूल में, सॉरी हिस्टोरिकल स्कूल में, उन्होंने 4 स्टेजेस इन्होंने प्रपाउंड किए थे, जिसमें कि सबसे जो स्टेजेस रहेंगी आपकी, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया।
पहला इन्होंने जो बोला था डिवाइन लॉ, डिवाइन लॉ, ठीक है। डिवाइन लॉ मीन्स गॉड हो या कोई किंग हो या उसका कोई मैसेंजर हो, ठीक है। देन कस्टमरी लॉ, जो जो भी कस्टम प्रैक्टिस काफ़ी टाइम से चली आ रही है उन पर, वो है आपका, ठीक है। प्रिस्टली क्लास हो गया, प्रिस्टली क्लास मीन्स जैसे कि जैसे कोई प्रीस्ट जैसे क्रिश्चियन में होता है, तो उसमें जो कन्वर्जन का प्रोसेस होता है पूरा पूरा प्रिस्टली में वो प्रोसेस पूरा फॉलो होता है। देन आपका आ जाता है कोडिफिकेशन में, मीन्स जो लॉ हो पूरा पूरा कोडिफाई होना चाहिए। और इन्होंने ये बोला था कि जो भी सोसाइटी रहेगी, जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करती जाएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, लॉ डेवलपमेंट करता जाएगा। जैसे जैसे बेसिकली हिस्टोरिकल का यही एम था कि जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी लॉ वैसे वैसे डेवलप होता जाएगा। इन्होंने जो बात किया था अगर लॉ डेवलपमेंट की, तो इन्होंने लीगल फिक्सन, देन इक्विटी भी इन्होंने बात किया था। देन लेजिस्लेशन मीन्स जो लॉ मेकिंग बॉडीज़ रहेगी उस पर, मतलब जैसे जैसे प्रोग्रेस सोसाइटी रहेगी तो उसमें जो भी लॉ में चेंजेस रहेंगे वो सारे के सारे जो लेजिस्लेशन लॉ उसमें चेंजेस करेगा वो सारी चीज़ें रहेंगी। नेक्स्ट जो स्कूल की हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा कौन सा स्कूल हो जाएगा, सोशोलॉजिकल स्कूल हो जाएगा। सोशोलॉजिकल स्कूल हो जाएगा जिसके मेन थिंकर कौन कौन से हैं, रॉस्कपाउंड हो गए, और देन कौन से हो गए, लियोन डुविट हो गए। लियोन डुविट, रॉस्कपाउंड ने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। एंड लियोन डुविट ने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडरिटी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे रॉस्कपाउंड की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रॉस्कपाउंड की। तो फादर ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल थे, फादर ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल हो गए, ठीक है। इन्होंने एम्फसाइज क्या किया था, एम्फसाइज इन्होंने किया था फंक्शनल एक्सपेक्ट को, फंक्शनल एक्सपेक्ट ऑफ लॉ, क्योंकि इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग पे बेस किया था तो इन्होंने लॉ को ही मेन फंक्शनल एक्सपर्ट माना था कि जो दोनों के बीच का जो वर्किंग है प्रॉपर फंक्शनिंग वो बिना लॉ के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर इन्होंने जो थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग दिया था, ठीक है। थ्योरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग में इन्होंने क्या क्या कहा था। पहला तो इन्होंने जो पब्लिक, प्राइवेट, सोशल, इन सब के जो इंटरेस्ट थे, मीन्स कहा जाए तो पब्लिक इंटरेस्ट, मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट, प्राइवेट इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, इनको क्या कर दिया था, पूरा बैलेंस कर दिया था। मीन्स जो भी सबके इंटरेस्ट रहेंगे वो पूरे बैलेंस रहेंगे, ठीक है। और इन्होंने जो
मेन जो चीज़ें कहा जाती है सोशल इंजीनियर जैसे कहा जाता है कि पर्टिकुलर इंजीनियरिंग क्या होता है, फैक्ट्री में होती है, एक वर्कर होता है, ठीक है। तो वर्कर के इन्होंने क्या रखा है, जो मेन एलिमेंट इन्होंने रखा हुआ है, लॉयर रखा हुआ है। मतलब जो लॉयर का पूरा जो इंजीनियर है फैक्ट्री का, वो उन्होंने इंजीनियर एज अ माना है लॉयर को, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा जो एक्सपेक्ट रहेगा, फंक्शनिंग रहेगा, वो पूरा का पूरा लॉयर के हाथ में है कि वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, मतलब जो फैक्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा बिल्टअप करें। तो इन्होंने जो सोशल जो वर्ड है, ठीक है, अगर सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, सोशल का वर्ड तो आप समझ ही गए होंगे, जिसमें आ जाता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। और इंजीनियरिंग का आपका शब्द हो जाएगा, जैसे कि जो इंजीनियर, जैसे कि मान के चलिए जो अगर नॉर्मल एक कॉमन डिफिनेशन लें इंजीनियरिंग की, तो जो कि प्रोडक्ट को फिनिशिंग करता है या कॉन्टिन्यूस जो एक्सपेरिमेंटेशन करते रहता है, या काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है कि किसी प्रोडक्ट को फाइनल टच देने में, वैसे ही जो लॉयर का काम होता है वो इंजीनियरिंग उन्होंने उसको बोला है कि इंजीनियर वो रहेगा, ठीक है। इन्होंने जो प्राइवेट इंटरेस्ट हो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो, तो सबको आकात है। इन्होंने जो जैसे प्राइवेट के जो इंटरेस्ट हो गए, ठीक है, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं पीआई, मतलब प्राइवेट इंटरेस्ट। प्राइवेट सिस्टम में मतलब होता है, जैसे मान के चलिए फ्रीडम ऑफ विल हो गई, ठीक है, ऑनर एंड रेपुटेशन हो गया आपका, और जैसे पर्सन का फिजिकल हो गया। ये सारी चीज़ें इसमें क्लेम की जा सकती हैं। ये किस में आपका काउंट होता है, ये आपका काउंट होता है पर्सनालिटी में। जो पर्सन की पर्सनालिटी रहेगी वो रहेगा। चलिए एक बार इसको फिर से क्लियर कर देते हैं। क्लियर इन द सेंस कि अगर थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग आपका पेपर में आएगा, तो सबसे पहले तो आप जो डिफाइन करेंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल हो जाएगा, ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप क्या क्या लिखेंगे वो चीज़ें मैं आपको पूरा क्लियर बता देता हूँ, ठीक है। और दूसरे पार्ट में हम कर लेते हैं पब्लिक इंटरेस्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, प्राइवेट में जो आपका जो पहला काउंट होगा वो आपकी पर्सनालिटी होगी, ठीक है, पर्सनालिटी रहेगी जो प्राइवेट में रहेगा, ठीक है। देन आपका डोमेस्टिक हो जाएगा, डोमेस्टिक रिलेशन हो जाएगा, अभी प्राइवेट की बात कर रहा हूँ मैं। देन इसमें हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑफ सब्सटेंस, इंटरेस्ट ऑफ सब्सटेंस। अब इसमें पर्सनालिटी में हम बात कर लेते हैं। पर्सनालिटी में कौन कौन से आपको राइट जो रहेंगे वो रहेंगे। जैसे आपकी फिजिकल पर्सन, मतलब फिजिकल पर्सन हो गया, ठीक है, आपकी फ्रीडम ऑफ विल हो गई, फ्रीडम ऑफ विल हो गया। देन आपकी ऑनर और रेपुटेशन हो गया, ठीक है, आपकी प्राइवेसी हो गई, और आपका बिलीफ हो गया। ये आपका किस में काउंट होगा, प्राइवेट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट के पर्सनालिटी में आपका काउंट होगा, ठीक है। डोमेस्टिक रिलेशन में आपका जो आता है वो रिलेशन आता है, जैसे मान के चलिए पेरेंट और चिल्ड्रन का हो गया,
पेरेंट एंड चिल्ड्रेन, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, और जो मैरिज रिलेशन होते हैं, मैरिटल उनको कह सकते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कोई ऐसा इंटरेस्ट जो कि पर्टिकुलर कोई सब्सटेंस को डिनोट कर रहा हो, जैसे आपका प्रॉपर्टी हो गया, इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, कोई विल हो गया आपका, मीन्स टेस्टामेंटरी ऑफ जो हो गया आपका, जैसे मान के चलिए। और अगर इसमें देखें तो एम्प्लॉयमेंट हो गया, मतलब अगर कोई सब्सटेंस आपका एम्प्लॉयमेंट है तो। ये जो प्राइवेट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, प्राइवेट और पब्लिक इंटरेस्ट, ये दोनों के दोनों, ये जो चीज़ें बताई गई हैं ये सारी की सारी आपकी किस में रहेंगी। जो रॉस पाउंडो उनके अनुसार ये सारे के सारे आपके इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेंगे लॉ के अंतर्गत, ठीक है। अब पब्लिक इंटरेस्ट में जो आपका पहला आ जाता है ज्यूरिस्टिक पर्सन, और दूसरा आपका आ जाता है गार्जियन, ठीक है। ज्यूरिस्टिक पर्सन उसमें ये हो गया कि आ, जो भी लॉ के द्वारा या पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज कॉरपोरेशन या कोई भी इंडस्ट्री होगी तो वो आपकी किस में हो जाएगी, कॉरपोरेशन जो कोई होगा पार्टिकुलर टाइप का, वो आपका ज्यूरिस्टिक में काउंट हो जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। गार्जियन में इसमें रहेगा जो कि गार्जियन सोशल इंटरेस्ट में होगा। अब उसमें जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में मतलब गार्जियन होगा जो कि जैसे कोई ऑफिसर हो सकता है, वो हो सकता है वो पब्लिक इंटरेस्ट में काउंट होगा। फिर इसमें आ जाता है जो तीसरा जो पार्ट हमारा बचता है सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट में आपका आ जाएगा, सोशल इंटरेस्ट किस में आ जाएगा, जनरल सिक्योरिटी, फिर आपका आ जाएगा इंस्टीट्यूशन आ जाएगा, सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन आ गया। देन ज़्यादा पॉइंट इसमें डिफाइन नहीं करते हैं। फिर इसमें आ जाएगा आपका जनरल प्रोग्रेस, ठीक है। अब इनको मैं क्लियर कर देता हूँ। जनरल सिक्योरिटी मीन्स जनरल सेफ्टी हो गया आपका, हेल्थ हो गया, पीस एंड ऑर्डर हो गया, सिक्योरिटी ऑफ एक्विजिशन हो गया, मतलब कोई ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशन मीन्स हो गया कोई सिक्योरिटी, मतलब सोशल इंटरेस्ट या मतलब कोई भी सिक्योरिटी किसी इंस्टीट्यूट की, रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो गया आपका। देन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट हो गया, एक मिनट लिख देता हूँ, रिलीजियस हो गया इंस्टीट्यूट आपका, ठीक है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट हो गया। तो इन सब का राइट क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। जनरल प्रोग्रेस में आपके क्या सकते हैं, पॉलिटिकल कह सकते हैं, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया और कल्चरल हो गया, कल्चरल, ठीक है। पॉलिटिकल की बात कर लें तो जो भी मतलब जो ओपिनियन रहेगी, क्रिटिसिज्म रहेगा, वो आपका पॉलिटिकली गवर्न होगा। इकोनॉमी में आपका जो आपका ट्रेड पर्पस रहेगा और जो भी पेटेंट के ग्रांट्स रहेंगे वो आपका इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे रहेगा। कल्चरल में मीन्स जो कि आपका कल्चरल जो हेरिटेज को डिनोट करता हो, जैसे आर्ट और लिटर हो गया, आपका साइंस हो गया, ये आपका इसमें पूरा का पूरा गवर्न होगा। तो ये जो हमारी जो थी, ये हमारा था रॉस की जो सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी थी वो उन्होंने परफॉर्म की थी। तो ये पूरा का पूरा आपको मेंशन करना पड़ेगा अगर पेपर में आता है तो अब इसमें हम एक बार साइड में देख लेते हैं, क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि इनकी थ्योरी के भी क्या क्रिटिसिज्म थे, ठीक है। क्रिटिसिज्म में ये मान चल लेते हैं जैसा कि इन्होंने बोला था थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग,
तो इन्होंने सोसाइटी को क्या माना है, फैक्ट्री माना है, ठीक है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं फैक्ट्री एक बार बनने के बाद वो पूरी स्टैटिक होती है, फैक्ट्री प्रोग्रेस नहीं होती है, मतलब एक बार जो बिल्डिंग बन गई वो दोबारा तोड़ के ही बनाई जाती है। तो सोसाइटी को उन्होंने फैक्ट्री माना, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इन्होंने। और जो बेंथम के अगेंस्ट थ्योरी ऑफ बेंथम, थ्योरी ऑफ बेंथम, कौन सी थ्योरी थी उनको, लेजेस्फियर की। लेजेस्फियर की मीन्स मैक्सिमम प्लेजर, पेन एंड प्लेजर की थ्योरी थी मिनिमम इंटरफेरेंस में। लेकिन इसमें सोशल इंजीनियरिंग की जो थ्योरी रॉसपाउंड ने दी थी, इसमें कुछ ही जो इंटरेस्ट थे प्राइवेट और पब्लिक के सोशल इंटरेस्ट थे वो कुछ ही गवर्न हो रहे थे। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे जो कि रॉक्सपाउंड की थ्योरी में थे। और दूसरा कि इन्होंने जो हिस्टोरिकल स्कूल था उसको भी इन्होंने इग्नोर कर दिया था, ठीक है, हिस्टोरिकल स्कूल आपका। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं हम बात करते हैं लियोन ड्यूविट की। लियोन ड्यूविट का जो कि थ्योरी उन्होंने क्या दी थी, सोशल सॉलिडेरिटी, ठीक है। इसको डिफाइन कर दो आप, तोड़ दो। सोशल मीन्स सोसाइटी और सॉलिडेरिटी मीन्स यूनिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी प्लस इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। ये आपका हो गया लियोन ड्यूविट का जो सोशल सोसाइटी का मैंने ब्रेकडाउन पूरा का पूरा कर दिया है। इन्होंने क्या किया था, जो स्टेट की सॉवरेनिटी थी उसको क्या किया था, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट स्टेट सॉवरेनिटी, ठीक है। और इन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे डरकिन के वर्क से। तो इन्होंने जो कि उन्होंने प्रोपाउंड किया था, और जो इन्होंने जो पार्टिकुलर जो जैसे कि हमारा एनालिटिकल स्कूल था जिन्होंने पूरा का पूरा सॉवरेनिटी पे पूरा का पूरा फोकस किया था, वो पूरा का पूरा इनका जो लियोन ड्यूविट का कह सकते हैं एक टाइप का अटैक था, पूरा का पूरा उनका था मतलब जो सॉवरेनिटी था, लॉ, सॉवरेनिटी एंड लॉ था उनका पूरा का पूरा उस पर पूरा पूरा अटैक था। और अगर हम लियोन ड्यूविट के पूरे अगर बात करें तो जो इन्होंने पर्सन के जो नेचुरल राइट्स थे उनको इन्होंने मिथ माना था। मीन्स सोशोलॉजिकल में तो इन्होंने मिथ माना था। और जो मतलब ड्यूटी थी उन्होंने इसको पूरा कंपलसरी माना था। मीन्स अगर कोई किसी का राइट है तो जाहिर ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ राइट ही अपना फॉलो करे, बल्कि उसकी ड्यूटी भी है कि सारी चीज़ें उसको फॉलो करें। और इन्होंने जो क्या किया था, जो पब्लिक व प्राइवेट लॉ थे, पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ था, उसको इन्होंने डिनाई कर दिया था। मीन्स इन्होंने जो डिनाई, क्योंकि ये अलग अलग क्योंकि कुछ ही राइट्स में गवर्न हो रहे थे, तो इन्होंने बोला था कि नहीं पूरा का पूरा जो हो रहेगा वो पूरा का पूरा कॉरपोरेशन के रहेगा।
और इन्होंने ये बोला था कि जो भी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, जो भी पब्लिक ड्यूटीज़ हैं वो सीज कर दी जाएंगी। सोशल सॉलिडरिटी मीन्स जब भी कोई किसी सोसाइटी के अगेंस्ट जाएगी, सीज्ड इफ गो अगेंस्ट सोसाइटी, तो वो जो उसके राइट और ड्यूटी रहेंगी वो पूरा का पूरा सीज्ड हो जाएगा। इंटरडिपेंडेंस के यहाँ जो मीन है वो पूरा का पूरा फैक्ट है। ठीक है, जो अब जब नेक्स्ट जो हमारा स्कूल है वो अभी तक हमने कितना कवर कर लिया, सोशोलॉजिकल स्कूल हो गया हमारा। देन इसके बाद जो हमारा बसता है वो बसता है हमारा अमेरिकन रियलिज्म पे। तो नेक्स्ट में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे रियलिज्म पे। अमेरिकन रियलिज्म पे, ठीक है। अमेरिकन रियलिज्म बेसिकली क्या है? रियलिस्टिक अप्रोच। रियलिज्म मीन्स जो आपका है रियलिस्टिक अप्रोच हो जाएगा, ठीक है। रियल अप्रोच मीन्स जो रियलिस्ट स्कूल का पूरा वो है, उसमें ये कहा जा सकता है कि जो जज मेड जो लॉ है वो जज मेड लॉ, जज मेक लॉ, वही फॉलो होंगे। और जो इस जो लॉ का कंसेप्ट है, लॉ का बेसिकली जो कंसेप्ट था जो मैंने अभी आपको पहले बताया था नेचुरल लॉ स्कूल में, एज और टू बी, तो ये यहाँ पे नहीं था। तो यहाँ पर जो लॉ को रखा गया था एज इट इज़, ये इन्होंने लॉ को रखा था इसमें, मतलब जो है वो है। ठीक है। और जो इसमें जो अप्रोच लॉ का बेसिकली जो भी आकद है आर्गुमेंट्स होते हैं, जो भी कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो वहाँ से जो लॉ गवर्न होते हैं या जो जज आफ्टर इंटरप्रिटेशन सब चीज़ें बताते हैं, तो उसके बाद ही ये सारा चीज़ें आपका जो लॉ होता है वो पूरा का पूरा गवर्न होता है। इसीलिए इसको जजमेंट लॉ रखा गया है। और भी मैं इसमें कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको, ताकि पेपर में जब क्वेश्चन आए तो आप इसको लिखने में पूरा पूरा इजी रहे। ये इसको अगर आपसे पेपर में स्कूल पूछा जाए तो स्कूल में आपके वही स्कूल हैं, आपका नेचुरल लॉ स्कूल हो गया, एनालिटिकल स्कूल हो गया, हिस्टोरिकल स्कूल हो गया, सोशोलॉजिकल स्कूल हो गया। ये कंपलसरी आपको चार चार के लिखने ही लिखने हैं। लेकिन अगर आप अलग से भी लिखना चाहें तो फिर दो अप्रोच जो अलग आते हैं, अमेरिकन रियलिज्म आता है, फिर कार्ल मार्क्सिस्ट जो अप्रोच आता है, इसको आप लिख सकते हैं। बेसिकली ये स्कूल नहीं है बल्कि ये पेडालॉजी है, ठीक है, पेडागोजी है, जो कि थिंकिंग पे है पूरा का पूरा। जैसे जो ये थिंकिंग को जो फॉलो करते थे वो जस्टिस आपके होम्स हो गए, ठीक है, जस्टिस होम हो गए, चिपमैन ग्रे हो गए और जेरमे फ्रैंक हो गए। ये बेसिकली कुछ ज्यूरिस्ट हैं जो कि इस पेडागोजी को फॉलो करते थे। उनका मानना ये था मीन्स जो जनरल रूल्स उनका जो रहेगा, उनका मानना यह था कि जो जनरल रूल्स है वो आकर लीगल सिस्टम से पूरा गवर्न होके
फुल्ली गवर्न्ड। और अगर बात करें तो रियल स्कूल बेसिकली जो हमारा अभी तक हमने पढ़ लिया है, एनालिटिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल प्लस सोशोलॉजिकल स्कूल। सोशोलॉजिकल स्कूल ये दोनों के मिक्स अप्रोच से बना है। मीन्स एनालिटिकल में आपने देखा था कि अकाद जो भी लॉ है, मीन्स जो कमांड है उसको फॉलो होना चाहिए सोसाइटी में, मीन्स जो बेनिफिटेड है वो फॉलो होना चाहिए। तो ऐसे ही जजमेंट लॉ जो भी आका थे, जो केसेस जो स्टडीज़ आती हैं उन पे जब आर्गूमेंट के बाद जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, तो जो इनका मानना था कि वही सोसाइटी में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और यहाँ पर जो जज हैं वो पूरा का पूरा ग्रेट रोल, अपना जो उनका जो रोल होता है वो पूरा का पूरा ग्रेट होता है, क्योंकि वही जो प्रिडिक्ट करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं लॉ का, जो कि इम्प्लीमेंट होना होता है बाद में सोसाइटी में, और जो उसका इफ़ेक्ट होना होता है वाला होता है, उसी के बिहाफ पे जो जज होता है वो पूरा का पूरा डिपेंड होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जज देते हैं। तो वो सारा कैसे पॉसिबल है, डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से पूरा डिपेंड होता है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट एक और थिंग है अमेरिकन रियलिज्म में कि जो जो रियलिस्ट हैं, मींस जो इस थिंकिंग को फॉलो करते हैं, वो लेजिस्लेशन को फॉलो नहीं करते या लेजिस्लेशन को नहीं मानते हैं। जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है प्राइमरीली उसको नहीं फॉलो करते हैं, वो इसको नहीं मानते हैं। तो वो किसको मानते हैं, जो जो लॉ जज बनाता है उसी को वो लोग जेन्युइन लॉ मानते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें मार्क्सिस्ट अप्रोच की, नेक्स्ट जो हमारा स्कूल रहेगा, या स्कूल तो नहीं कह सकते, उसको मार्क्स अप्रोच ही कह सकते हैं, जैसे अमेरिकन रियलिज्म हो गया। ठीक है। मार्क्सिस्ट अप्रोच मीन्स कार्ल मार्क्स द्वारा, जो कि ये इकोनॉमिक अप्रोच से कहा जाता है। ठीक है। जो कार्ल मार्क्स ने इसमें बेसिकली बताया था, इन्होंने जो कार्ल मार्क्स ने जो स्टेजेस बताई थी इस अप्रोच में, वो 4 स्टेजेस बताई थी, ए बी सी डी हो गया, आपका ई हो गया, 5 स्टेजेस। ठीक है। पहला जो इन्होंने स्टेज बताई थी वो बताई थी प्रिमिटिव स्टेज। ठीक है, प्रिमिटिव स्टेज बताई थी। दूसरी स्टेज बताई थी इन्होंने स्लेवरी की स्टेज बताई थी। देन थर्ड आता है फेडरलिज्म की स्टेज थी। ठीक है। देन कैपिटलिज्म की, स्टेज हो गई। ठीक है। देन आता है लास्ट सोशलिज्म का। कितने स्टेज थे? 5 स्टेज। ठीक है। प्रिमिटिव स्टेज की बात करते हैं कि अर्निंग सेगमेंट, मीन्स अपना काम करें और जो अर्निंग हो उससे कमाई हो। ठीक है। दूसरा स्टेट है स्लेवरी का, मीन्स नौकर बनाना शुरू करना। मीन्स एक कोई कंपनी है, स्टार्ट हायरिंग
हायरिंग कह सकते हैं, ये ट्रेडिशनल वर्ड है, बल्कि अगर हिंदी में इसको बोलें सर्विलियन स्टेज को तो इसमें बोलते हैं नौकर बनाना शुरू करना। तो इसमें क्या होता है कि किसी को अपने नीचे रखना, कि मतलब वो हमारा का पूरा काम करें। फेडरलिज्म का क्या होता है कि जैसे जैसे स्लेवरी आगे बढ़ती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे स्लेवरी आगे बढ़ती जाती है, गुलामी की स्टेज भी आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, फेडरलिज्म में यही होता है कि पहले जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, फिर उसके बाद जैसे जैसे हायरिंग करने वाले स्टार्ट हो जाएंगे, तो जितने मोर हायरिंग करते जाएंगे उतना उनका अर्निंग होता जाएगा। फिर उसके बाद की जो स्टेज बनती है कैपिटलिस्ट के स्टेज होती है, जिसमें आकात है वेल्थियस्ट पीपल। वेल्थियस्ट पीपल जो होते हैं वो उससे अपलिफ्ट होते हैं कि जो सोसाइटी में, क्योंकि जो इनके नीचे जो क्लास होती है वो पूरी पूरी स्लेवरी स्टेज, स्लेवरी वर्किंग पीपल होते हैं जो कि इनके अंदर काम कर रहे होते हैं। तो इसमें अमीर जिसको कहते हैं कैपिटलिज्म स्टेज होती है, जिसमें अमीर बनना कहते हैं, अमीर बनना। ठीक है, सोशलिज्म फिर यही होता है कि फिर सोसाइटी में वो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है कि रिचेस्ट, फिर क्लासेस बन जाती हैं, रिचेस्ट क्लास इसको बोल देते हैं रूलिंग क्लास, और फिर वर्किंग क्लास बोल देते हैं, और स्लेवरी क्लास भी रहती है, जिसको इसको वर्किंग क्लास को भी स्लेवरी का भी कह सकते हैं, क्योंकि काम तो कर ही रहे हैं उन्हीं के अंडर में। और इसमें जो मार्क्सिस्ट अप्रोच बेसिकली लॉ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो लॉ बेसिकली जो गवर्न करता है वो किन से गवर्न करता है, रिचेस्ट से। जो रिचेस्ट और वेल्दियस्ट सोसाइटी होगी ऊपर की, लॉ बेसिकली उन्हीं के द्वारा पूरा गवर्न किया जाएगा। और जो इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट है वो इकोनॉमिक फैक्टर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे आपका जो अप्रोच हो गए, ये आपके मार्क्सिस्ट अप्रोच में हो गए। तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा और बता देते हैं हम आपको। अगर हम बोलें कि जो मार्क्सिज्म का अप्रोच है उसके प्रिंसिपल क्या हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म, ठीक है, तो इसके बेसिकली 5 पॉइंट हैं। ठीक है, पहला जो आपका आता है मटेरियल एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा जो आता है स्ट्रगल की क्लास आती है, क्लास स्ट्रगल। ठीक है, तीसरी क्लास आती है कैपिटल एंड एक्सप्लॉयटेशन। फिर आता है नेक्स्ट स्टेज आती है रिवॉल्यूशन एंड कम्युनिज्म। ठीक है, फिर आता है एनालिसिस ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं मटेरियल में। ठीक है, मटेरियल एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट मतलब हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव होगा। ठीक है, मटेरियल इन द सेंस का क्या आ जाएगा, मटेरियल की अगर इसमें मेन इंपॉर्टेंस देखेंगे तो वो इकोनॉमिक फैक्टर रहेगा। ठीक है, फिर जो आपकी जो कंडीशन रहेगी सोसाइटी की, जो सोशल चेंज रहेगा वो कन्फ्लिक्ट रहेगा। कन्फ्लिक्ट किस में रहेगा, इकोनॉमिक क्लास
इकोनॉमिक क्लास और वर्किंग क्लास में ये कन्फ्लिक्ट रहेगा पूरा का पूरा। ठीक है। अब जब ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट होगी तो स्ट्रगल की क्लास आएगी। जब इसमें स्ट्रगल आएगा तो क्या आ जाएगा सामने, इनइक्वालिटी आएगी। क्योंकि जब आपका ये कैपिटलिज्म की स्टेज रहती है तो उसमें आपके इनइक्वालिटी रहेगा, क्योंकि जो ज़्यादातर सपोर्ट रहेगा वो कैपिटलिस्ट को ही रहेगा। फिर इसका आ जाता है कैपिटल एंड एक्सप्लॉयटेशन। इसमें क्या रहेगा, जो उनके पास जो सरप्लस वैल्यू रहेगी वो पूरा स्टोर करते चले जाएंगे, सरप्लस वैल्यू और स्टोर हो जाएंगे। फिर जो वर्किंग क्लास अगर कोई सामान लेने भी आता है तो फिर आगे उसको आकाते हैं वो डिनाई कर देते हैं चीज़ों को देने में। फिर रिवॉल्यूशन एंड कम्युनिज्म, जब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्टमेंट में आती रहती हैं फिर इनमें और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, फिर इनमें रिवॉल्यूशन आने लगता है। फिर यहाँ पर जो कैपिटलिज्म है वो पूरा का पूरा कोलैप्स होने लगता है। कैपिटलिज्म विल स्टार्ट कोलैप्सिंग, मीन्स जब कहते हैं काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें सोसाइटी में होने लगेंगे तो फिर आपस में डिस्प्यूट और रिवोल्यूशन या कई इवेंट ऐसे एक्साइज होना स्टार्ट हो जाएंगे जिसमें या फिर कैपिटलिस्ट कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर लास्ट में आता है जो हमारा एनालिसिस और आइडियोलॉजी है। फिर इसमें जो ठीक है, एनालिसिस और आइडियोलॉजी में आपका रहेगा। फिर इसमें घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। फिर जो सेटलमेंट और डिस्प्यूट होगा फिर से वापस किस पे आ जाएगा, रूलिंग क्लास पे आ जाएगा, ताकि वो आकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करके वापस से कंट्रोल कर सकें। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक पूरा का पूरा ये जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट का पूरा ये रहा जर्नी, पूरा का पूरा ब्रेकडाउन, जिसमें हमने पूरा स्टार्टिंग से कवर किया है। अब क्योंकि ऐसे में पूरा अगर वीडियो कंप्लीट पूरा डेप्थ में अगर होता तो काफ़ी वीडियो लॉन्ग बन जाती, लेकिन इतना मैं पूरा कवर कर पाना ही पॉसिबल था। तो जो भी स्टूडेंट अभी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम तैयारी करने क्या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, वो बी श्योर एंड मेक श्योर कि वो ये वीडियो देखें, ताकि जो उनका कॉन्सेप्ट है वो जितना भी अभी तक उन्होंने सब्जेक्ट्स में पढ़ा है वो पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट उनमें बाइंड कर सके। क्योंकि अगर पेपर में सवाल आता है तो आपको लिखना ही लिखना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो स्ट्रैटेजी आपको रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। कोई भी ड्रॉप आउट भले ही वो ना आ रहा हो, लेकिन वो आपको ड्रॉप डाउन नहीं करना है। अगर ड्रॉप डाउन कर देते हैं तो फिर आकर वो आपके लिए लॉस में रहेगा। क्योंकि लॉस में इन द सेंस कि जैसे कि मान के चलिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप उसमें कुछ भी लिखिए लेकिन कोई क्वेश्चन ड्रॉप ना करिए। वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि जो आपका पेपर का सेगमेंट होता है उसमें आकर था लार्ज क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग होता है, फिर शॉर्ट होता है, फिर वेरी शॉर्ट होता है। तो कोशिश करिएगा कि कोई भी शॉर्ट और वेरी जो क्या कहते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो कोई भी क्वेश्चन आपसे न छूटे। क्योंकि जो आपके मार्क्स का जो आपका नंबर डिसाइड करेंगे वो दो ही सेगमेंट है, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो कोई भी सेगमेंट पीछे ना छोड़ें, ये सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। भले ही क्वेश्चन कोई ना आए लेकिन उसमें आप कुछ ना कुछ रिलेवेंट आप लिख के आए। क्योंकि आप अगर नहीं आते पूरा छोड़ देंगे तो पूरे 20 नंबर आप पे चले जाएंगे लार्ज में। और अगर आप कुछ लिख के आते हैं तो हो सकता हो कि आपको 5-6 नंबर 10 नंबर आपको उसमें मिल जाए। तो ये कभी ना रखिएगा कि चीज़ें आप। और दूसरी चीज़ कि जो भी स्टूडेंट अलग अलग स्कूल और कॉलेजेस में एडमिशन लिए हैं कुछ, तो यहाँ पर आपको ये करना है कि क्या कहते हैं
क्वेश्चंस को आपको एक्सपैंड करना है। जो भी आंसर आप लिखें वो पूरा कॉन्साइज ना लिखें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ना लिखें, वो पूरा का पूरा आपको एक्सपैंड करना है, ताकि आपका तो एक पर्टिकुलर आप कंटेंट तैयार करना है, उसको आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करते हुए चलना है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो मेक श्योर, और अगर आप ये पूरा वीडियो देख लिए हैं और जितने भी लोग भी इस एग्ज़ाम देने वाले हैं अगर वो ये वीडियो देख लेते हैं तो कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट पॉसिबली है कि वो फेल नहीं होगा, सबके सब पास ही होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और सभी लोग रिक्वेस्ट है कि सभी लोग आपस में शेयर करें, और जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आकात है जो नेक्स्ट सब्जेक्ट अभी आने वाले हैं, अभी इसकी पार्ट 2 वीडियो आने वाली है, तो पार्ट 2 वीडियो में हम पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको पूरा सॉल्व करेंगे, और क्या क्या उसमें की पॉइंट्स हमको रखने हैं, ताकि क्वेश्चन हमारा अगर वो चीज़ आ जाती है डायरेक्टली तो वो हमें कैसे एग्जैक्टली उसी वे में पुटअप करके वो हमें पूरा कंटेंट तैयार करना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट के जूरिस्प्रूडेंस के ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे। उसमें मैं क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में रखूँगा पूरे के पूरे, ताकि जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी पूरा अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा, और जिनको भी कुछ डाउट होता है या कंटेंट नहीं समझ में आता है तो वो काइंडली कमेंट कर सकते हैं, या हमें मेल कर सकते हैं। पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट में या टॉपिक में कोई क्वेरी आ रही है या उनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो पर्टिकुलर हमें चैनल में कमेंट करके या हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू।